राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है दीपक कुमार मिश्रा। आज हमारे साथ है मिस्टर विवेक सिंह, ओनर ऑफ हरमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आज हम इनसे बात करेंगे कुछ एजुकेशन, साथ ही स्टूडेंट्स करियर और साथ ही कुछ पॉलिटिक्स पर भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। तो सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा आप कृपया करके अपना इंट्रोडक्शन दे दें। बहुत अच्छी बात है। आज आपका ये पहला पॉडकास्ट है और आपने मुझे मौका दिया है कि स्टूडेंट्स के समक्ष मैं अपनी कुछ बातों को रख पाऊँ और आई होप कि शायद मैं स्टूडेंट्स को कुछ बेहतर गाइड कर पाऊँगा और बेहतर उनके भविष्य के लिए कुछ निर्णायक बातें जो उनके लिए काम आएगी। ज़रूर। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आपके नए पॉडकास्ट के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। और आप सभी दर्शक भी जो है दीपक जी को सपोर्ट करिए। ये आईटी फील्ड से हैं, आईटी में बहुत अच्छा इनका प्रदर्शन है और हालांकि इनका बैकग्राउंड जो है मैकेनिकल से इन्होंने अपनी बीटेक कंप्लीट करी है, लेकिन आईटी में इन्होंने अपना जो कार्यभार संभाला है। और मैं हरमन कॉलेज ऑफ एजुकेशन को देखता हूं और उसके अंदर कई एक अलग अलग अन्य कोर्सेज चलते हैं, उसके बारे में आप जाकर इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं और दीपक जी का जो भी सवाल होगा उसको मैं बेहतर जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सर, आपसे मेरा पहला सवाल है, आजकल के स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं, गवर्नमेंट जॉब करे, प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करे या स्टार्टअप शुरू करे। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है और मेरी ये एडवाइस है, चाहे इवन गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो या इवन अपना कुछ स्टार्टअप करना हो, कुछ भी अपना ओपन करना हो, तो कुछ कहीं भी कोई बच्चा गलत नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि किस समय आपको किस टाइम स्टेज में क्या डिसीजन लेने हैं। अब उसके बहुत सारे उदाहरण रियल लाइफ में जो मैं अपने आसपास के बच्चों को या बहुत सारे ऐसे परिवार में या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नियर एंड डियर हैं, जो जिन्हें मैं जानता हूँ, कई एक बार वो गलत डिसीजन की तरफ खुद को आगे बढ़ा लेते हैं। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है 12th पास किया, 12th कंप्लीट किया या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अब एक समय था जब हमारे पिताजी या हमारे दादाजी उस समय 12th या ग्रेजुएशन करते थे तो गवर्नमेंट ज़बरदस्ती उन्हें नौकरियां देती थी और वो लोग नौकरियां नहीं करते थे, कहते थे कि हमें किसी का नौकर नहीं बनना है, हम किसी और का काम नहीं करेंगे। अब का समय है कि आज बच्चा 12th करता है, ग्रेजुएशन करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे नौकरियां या तो नहीं मिलती हैं या तो वो सारे स्किल वो खुद के अंदर डेवलप नहीं करता है जो आज की इंडस्ट्री को चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में केवल 12th कर लेना, ग्रेजुएशन कर लेना, इससे कुछ नहीं होना है। अब जो आपका सवाल है कि लाइक गवर्नमेंट की तरफ जाएं, प्राइवेट की तरफ जाएं या अपना कोई काम करें, गवर्नमेंट जॉब आपको अगर करना है तो आप पहले तो अपने माइंडसेट को क्लियर रखिए कि मुझे गवर्नमेंट में अगर आपको एसएससी के लिए जाना है, बैंकिंग सेक्टर में जाना है, यूपीएससी के लिए जाना है, तो आप 2 साल 3 साल दम लगा करके पूरी मेहनत करिए जी जान से, क्योंकि खुद से बेहतर कोई किसी को नहीं जानता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग माँ बाप को धोखा देते हैं या खुद को ही धोखा में रखते हैं। मतलब हम तैयारी कर रहे हैं, 5 साल निकल गया, 6 साल निकल गया और प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, बोल रहे हैं, घर वाले भी बोल रहे हैं, पड़ोसी को, रिश्तेदारों को कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, बच्चा भी बोल रहे हैं बाहर जाके, हाँ बच्चा भी बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्लैरिफाई नहीं है, कोई मतलब उसका अंदाजा नहीं, अंदाजा नहीं है, ना ही उसका कोई रिजल्ट है। अगर आपको लग रहा है कि आप 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर में आप अपनी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो और जी जान लगा करके आप मेहनत कर रहे हो और अगर मान लो थोड़े बहुत मार्क्स से या नंबर से आपका रह जा रहा है तो एक्स्ट्रा भी आप 1-2 साल दे सकते हो। अगर आपने अपनी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन शुरू करी, 1 साल 2 साल आपने समय दिया और लग रहा है कि आपके पहुंच से बहुत दूर है गवर्नमेंट जॉब और आपका समय जो है व्यर्थ जाएगा वहाँ पे, तो आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। बहुत ईमानदारी से आप अपने माँ बाप को भी बोल दो कि देखो मेरे लिए ऐसे सपने मत देखो, कम से कम मैं प्राइवेट सेक्टर में कुछ अच्छा कर सकता हूँ या दूसरी सेक्टर में कुछ बेहतर कर सकता हूँ। आप सीधा बोल दो, आप कहना चाह रहे हैं कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा, एक तरह से क्लियर मैं अपने मन में। बच्चा जो है अपने आप को जो धोखे में रखेगा उसके बजाय वो खुद निर्णय ले सकता है। प्रॉब्लम ये होती है कि आज के टाइम में 90% स्टूडेंट ये इस निर्णय को नहीं ले सकते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे कॉमेंट में भी लिखेंगे कि सर ये 2 साल 3 साल में हम कैसे निर्णय ले सकते हैं, हमारे पड़ोस में कोई भैया थे उनका 6 साल में हुआ, 8 साल में। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं इस बात को बारीकी से अंडरलाइन करके बोल रहा हूँ कि जिनको अगर लग रहा है या जिनकी अगर मेहनत में लग रहा है कि दम है और वो खुद को अगर सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि वो गवर्नमेंट जॉब को निकाल सकते हैं, थोड़े बहुत मार्क्स से अगर रह जा रहे हैं तो अच्छी बात है, फिर वो लगे रहे हैं उसमें। लेकिन जिनको लग रहा है कि वो बिल्कुल दूर हैं, मतलब उनके लिए जहाँ पे अब 1000 वैकेंसी आ रही हैं और 10 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और उसमें उनका पता लग रहा है कि 3 लाख 4 लाख में भी रैंक नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो टाइम वेस्ट ही तो कर रहे हैं। बिल्कुल। उससे और प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि वो जिस उम्र में उनको तैयारी करनी चाहिए, जिस उम्र में
वो कहीं स्किल सीख करके अच्छी प्राइवेट नौकरी लेकर के अच्छा प्रोफाइल क्रिएट करवा सकते थे, वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। नहीं देते। मैं ऐसे बहुत बच्चे मेरे माइंड में हैं जिनको मैं शायद नाम लेना अच्छा नहीं होगा, जी बिल्कुल। जिन्हें मैं जानता हूँ, वो 2016 से 2017 से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप समझिए, वो साथ में ग्रेजुएशन भी कर लिया, जी। मास्टर भी कर लिया, कोई मतलब तैयारी करते करते साथ में ये सारी डिग्रीज कंप्लीट कर रहे वो हैं, अपनी। साथ में अपनी अब जुगाड़ में है कि कहीं पीएचडी या बीएड वगैरह जो भी उनको समझ आता है कर लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ अब देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, आज उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है, बहुत ज़्यादा उनको खुद से भी उम्मीद नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद से ही उन्हें मालूम है कि अब गवर्नमेंट जॉब लगभग नहीं होना है, कहीं बीपीएससी वगैरह में अब 1-2 अटेम्प्ट बचा है उनका तो वो अपनी देख लेंगे, अदरवाइज अगर नहीं बाई लक लग गया तो बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं उनके साथ हैं, नहीं लगा तो फिर उनको प्राइवेट में जाना पड़ेगा। अब प्राइवेट में इस एज में जब 30-32 साल की एज हो गई, उस समय प्राइवेट नौकरी की तरफ जाना यानी कि जो यंगस्टर हैं उनको चैलेंज करेंगे सीधा, जी बिल्कुल। उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं अब। जी क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई स्किल डेवलप नहीं किया है साइड बाई साइड, तो वो प्राइवेट में कहीं बहुत बेहतर पोस्ट नहीं ले सकते हैं। 10-12 हज़ार की नौकरी करने में उनको खुद ही शर्म आएगा या लगेगा अच्छा मैं ये नौकरी करूंगा, मैं 10-12 हज़ार की नौकरी करने के लिए देख रहा हूँ। जी आजकल के बच्चों का माइंडसेट हो चुका बिल्कुल, है ये। अपनी जगह पे वो गलत नहीं है, लेकिन गलत उस जगह पे है कि उसके अंदर कोई स्किल नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी ऐसा डेवलप नहीं किया है कि जिसकी वजह से उसको कोई भी संस्था उसके लिए पे करे, कोई भी कंपनी उसको बड़े लेवल पे हायर करे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई ऐसी उनके दिमाग में रहता है ना, उन्हें लगता है कि कुछ भी नहीं मिलेगा तो मुझे कोई साइन करने के लिए, फाइल देखने के लिए काम मिल जाएगा, मतलब बैठे बैठे नौकरी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 2 साल 3 साल में, अगर मैं अपनी बात को समराइज़ करूं, 2 साल 3 साल में अगर आपको लग रहा है, खुद को एनालाइज कर पा रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब आपका निकल जाएगा, गवर्नमेंट जॉब में आप बेहतर कर सकते हो, तो आप टाइम दो। अदरवाइज फिर भी आपको लग रहा है कि मुझे रिस्क लेना है, मतलब मुझे और 2-3 साल टाइम देना है, तो उसी 2-3 साल में थोड़ा सा समय चुरा करके जो आप फ़ोन में और रील्स देखने में, वीडियोज़ देखने में टाइम लगाते हो, उसमें कुछ स्किल डेवलप कर लो आप। मतलब प्लान बी लेकर के आप चलो कि अगर मेरा गवर्नमेंट जॉब इन केस नहीं हुआ, क्योंकि हज़ारों लाखों करोड़ों बच्चा में बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं कि जिसका ना हो, तो एटलीस्ट होगा कि उसके पास प्लान बी होगा कि उसने कुछ स्किल सीखा है, स्किल में वो कोई बेसिक चीज सीख ले, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीख ले, एआई से रिलेटेड आजकल कोर्सेज हैं उसे सीख सकता है, एक्सेल सीख ले, बहुत सारी टैली सीख ले, सारी चीजें, या अकाउंट से रिलेटेड कोई कोर्स सीख ले, एडिटिंग सीख ले, अगर उसको वीडियो एडिटिंग आती है, किसी का वो लेकर साइड बाय साइड काम भी कर सकता है, एक अपना स्टार्टअप जो जिस तरीके से हो सकता है। उससे क्या होता है, एक मेंटल स्ट्रेस भी आपका कम होता है। आज के टाइम में बहुत रीजन में ऐसा होता है कि वो बेहतर बच्चा परफॉर्म कर सकता था, अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ जा रहा था, एक टाइम के बाद वो परफॉर्मेंस उसकी गिरने लगती है। क्यों? क्योंकि मेंटल प्रेशर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आने लगता है, हाँ डीमोटिवेट होगा, टाइम लगते जा रहा है, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, स्किल उसने कोई डेवलप नहीं किया है, अब वो खुद से ही उम्मीद हारने लगता है कि मैंने अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाला तो मेरे पास प्लान बी भी कोई नहीं है और मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिलना है बहुत पैसे में। अगर जिसने साइड बाय साइड कोई अपना कोर्स सीख लिया, कुछ थोड़ा बहुत भी इनकम करना शुरू किया, तो एटलीस्ट ये होगा कि वो खुद के पास जब पैसे आ रहे हैं ना तो सेल्फ मोटिवेटेड फील करेगा। आप समझ रहे हैं? और जहाँ तक बिजनेस का आपका टॉपिक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि स्टार्टिंग में किसी भी इंसान को 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जिसकी जितनी क्षमता है एटलीस्ट 2-3 साल तो काम करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको उस इंडस्ट्री का नॉलेज होगा, आपको कैसे मैन पावर हैंडल किया जाता है वो आपको मालूम पड़ेगा, किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक संस्था में काम किया जाता है, कंपनीज की क्या क्या अपनी स्ट्रक्चर्ड होती हैं, और फिर उसके बाद जब अपनी मैदान में थोड़ा पूंजी भी आ जाएगा, आपके पास पैसा भी आ जाएगा। अब हो सकता है कि भाई किसी का बैकग्राउंड अच्छा हो, उनके माँ बाप के पास पैसा हो, तो वो दे सकते हैं अपने बेटे को बिजनेस के लिए। और ये भी हो सकता है कि घर में पहले से बिजनेस चल रहा है तो वो देख रहा है बच्चा, तो उसके लिए स्टार्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, रिस्क ले सकता है वो। लेकिन एक जो मध्यम क्लास का बच्चा है, उसके यहाँ कोई अभी तक बिजनेस नहीं कर रहा है, बिजनेस कभी नहीं स्टार्ट किया है, तो उसके लिए बेहतर है कि वो पहले थोड़ा काम कर ले, अगर उससे काम में इनकम जमा कर ले, आप हाँ सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट कर ले, उसको थोड़ा एक कंपनी का स्ट्रक्चर मालूम होगा, फिर अपने काम को स्टार्ट कर सकता है। और एक लास्ट एंड लिस्ट में देना चाहूँगा इसमें ओपिनियन, जो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, साइड बाय साइड आप ट्यूशन पढ़ा लो, कहीं पे भी कुछ थोड़ा बहुत आप करो, उससे 2 चीज़ें होगा। आपको ट्यूशन या कोई भी चीज़ें इसलिए नहीं पढ़ाना है कि लाइक आपको पैसा कमाना है, उसके बदले सबसे बड़ी बात है कि पढ़ने पढ़ाने से रिलेटेड आपका काम है तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, बिल्कुल, और उसके बदले जो भी आपको पैसे मिलेगा वो डेफिनेटली आपके कहीं भी काम आ जाएगा, पढ़ाई में काम आ जाएगा, रूम रेंट देने में काम आ सकता है, आपके खर्चे में काम आ सकता है। तो ये मेरा ओपिनियन है। आई होप कि शायद ऐसा आपको करना चाहिए, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन कम से कम मुझे लग रहा है कि 10-11 ईयर्स हो गए मुझे काउंसलिंग में,
जो अलग अलग फील्ड के कोर्सेज के लिए मैं काउंसलिंग देखता हूँ, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप मैं पाता हूँ। सो मुझे लग रहा है कि इसे बच्चे अगर फॉलो करें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं वो। धन्यवाद सर क्लियर करने के लिए। तो बेसिकली गाइस विवेक सर कहना चाह रहे हैं कि आप अपना माइंडसेट क्लियर रखिए कि आपको करना क्या है, आप वहाँ फोकस रहिए। आप गवर्नमेंट करना चाहते हैं तो वही करिए, उस पर ही फोकस करिए। अगर नहीं तो आप एक प्लान बी भी, जैसा आपने कहा कि आप प्लान बी भी रख सकते हैं कि आप अपना स्किल डेवलप करिए धीरे धीरे। और नहीं तो अगर आपके इनकम्स मतलब आपकी बैकग्राउंड अच्छी है तो आप स्टार्टअप पे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सर क्लियर करने के लिए। तो गाइज ये आपका डाउट जिनके जिनके माइंड में चल रहा होगा, नए नए फ्रेशर्स जो बच्चे हैं, तो हो सकता है उनका माइंड क्लियर हो गया हो कि 12th करने के बाद जो क्या करना चाहते हैं। तो सर आपसे मेरा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसा आपने आपकी एक खुद की एक कॉलेज है हरमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो मैं जानना चाहूँगा कि सिर्फ जैसा मेरा मानना है कि सिर्फ डिग्री लेने से काम नहीं बनता, इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्रियल रेडी होना खुद को करना ज़रूरी है। तो आपके कॉलेज में इस पे क्या फोकस है? देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करूं जो बच्चे के माइंड में क्लिक भी होगा। आज के टाइम में मैं ऐसा नहीं कहूँगा, समय के अकॉर्डिंग बदलाव हर जगह होता है। गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो, वो भी बदलाव करने की कोशिश करती हैं, लेकिन एंड यूजर तक यानी कि छात्रों तक वो चीज़ें पहुँचना और उनके पास उनको उनके माइंड में वो सारी चीज़ें क्लियर होना, ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं उसका रीज़न एक बता रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आईटी फील्ड में काम करना चाहता है या जाना चाहता है, तो डेफिनेटली वो 12th अपना साइंस साइड से अगर करता है तो बीसीए वगैरह कर लिया, बीएससी आईटी कर लिया, या बीटेक कर सकता है सीएस से, है ना। अब अगर मान लीजिए कि बीसीए में अगर आप किसी यूनिवर्सिटीज़ को उठा रहे हैं, जैसे मैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर आप बिहार साइड की बात करेंगे। ऐसे ही अगर आप यूपी में आएंगे तो आगरा यूनिवर्सिटी है, और भी कई एक अन्य यूनिवर्सिटीज़ हैं। हाँ, उसके साथ में हर स्टेट में कोई ना कोई गवर्नमेंट के द्वारा चल रही है यूनिवर्सिटीज़। अब अगर आप सबसे पहले देखिए कोई भी संस्थान है, अब वहाँ पे क्या है कि बीसीए के जो भी कोर्स चल रहे हैं, अब उनके सिलेबस को आप उठाइए और आप देखिए कि किस टाइम का सिलेबस उसमें चल रहा है। जो सिलेबस आज के टाइम में बच्चों के लगभग किसी काम नहीं आना है। आप समझिए, मतलब जो जिस पे काम करना कंपनियों ने भी बंद कर दिया है। अभी एआई के दौर में हम जी रहे हैं जी। आप समझिए जी, जो ओल्ड डेटेड हो गया कह सकते हैं। अब मतलब मैं क्या बताऊं आपको, आप जब सिलेबस को कंपेयर करेंगे तो मुझे लग रहा है कि जो भी संस्थान है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ नई नई जो आ रही हैं, और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, या नई नई जो भी कॉलेज या एजुकेशन के क्षेत्र में जो काम करने वाले संस्थाएं आ रही हैं, तो वो नई टेक्नोलॉजी। अब क्या है कि कोई कॉलेज हैं या कोई अगर यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ अगर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो एक बार को अपनी सिलेबस को डिज़ाइन कर सकती हैं। अगर सपोज करिए कोई कॉलेज है बीसीए करा रही है और वो किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ से अटैच हैं, अब वो सिलेबस चेंज करने का अधिकार उसका नहीं है। आप समझ रहे हैं? अब उसकी मजबूरी है कि लाइक वो जो है पुराने सिलेबस को ही चला सकते हैं। लेकिन अब जैसे मैं इसमें पटना का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। पटना में जैसे सीमेस कॉलेज करके एक चलता है, उसके जो ओनर है नीरज अग्रवाल करके हैं, और वहाँ पे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से और मगध यूनिवर्सिटी से, दोनों से ही उनका एफिलिएशन है। मतलब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं, तो अलग अलग कॉलेजेस से उन्होंने एफिलिएशन ले रखा है। उसी यूनिवर्सिटीज़ के तहत एन कॉलेज भी चल रहे हैं, बीएन कॉलेज भी चल रहे हैं। अगर अब जो सरकारी कॉलेजेस हैं, एन कॉलेज बीएन कॉलेज से अगर कोई बच्चा बीसीए करेगा, अभी के टाइम में हो सकता है कुछ फीस बढ़ी होगी, मैं लगभग 2016 के आसपास या 2013 से 16 के बीच की बात कर रहा हूँ। उस समय वहाँ पे कुछ 10,000 रुपये फीस था बीसीए के लिए। ये हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, आपको बता रहा हूँ। और यूनिवर्सिटी सेम ही थी, वो है मगध यूनिवर्सिटी। उसी कॉलेज की मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा अगर कोई बच्चा कर रहे हैं सीमेस कॉलेज से, अगर यानी प्राइवेट कॉलेज से कोई कर रहा है, तो उनकी फीस थी लगभग कुछ 25,500 से लेकर के और 29,500 रुपये। एक वो प्रीमियम बैच चलाते थे, एक नॉन प्रीमियम। प्रीमियम में थोड़ा कुछ एडिशनल चीज़ें सिखाते थे, ठीक है। आज वो फीस और बढ़ी होगी और डेफिनेटली टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट होता ही है। अगर आप फीस को कंपेयर करिएगा तो जितना वो साल में या 3 साल में फीस ले रहे हैं, उतना तो एक सेमेस्टर में एक कॉलेज ले रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे और सेम यूनिवर्सिटीज से हो रहा है, सब कुछ सेम है, तो अब एक बच्चा या कोई भी अगर रफली थोड़ी देर के लिए सोचेगा तो सोचेगा कि मैं एन कॉलेज बीएन कॉलेज से क्यों नहीं कर लूँ, मैं यहाँ से क्यों करूँ। लेकिन फ़र्क क्या है आप समझिए, फ़र्क ये है कि उनकी मजबूरी है कि जो भी अगर विश्वविद्यालय ने उनको सिलेबस दिया है उस सिलेबस का ही पेपर होना है और उन्हें वो पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन वो पैसा जो एडिशनली ले रहा है कोई भी प्राइवेट संस्थान, तो वो एडिशनली उस पर वर्क भी कर रहे हैं। अब वो क्या वर्क करते थे
कि लाइक जो भी एडिशनल इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो भी डिमांड है, जी। नई नई कोई लैंग्वेजेस सिखाना है, जैसे- रोबोटिक्स के ऊपर कुछ काम कराना है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम कराना है, तो एडिशनली उसके वर्कशॉप चलाते थे, एडिशनली उसके क्लासेस चला करके उन्हें देते थे। उससे क्या होता था कि बच्चों के लिए एक तो आज के टाइम की जरूरी चीजें सीखने के लिए मिल रहा है, और बच्चा कल को इंटरव्यू देने जाएगा, टीसीएस में जाए, विप्रो में जाए, एचसीएल में जाए, इंफोसिस में जाए, कहीं पर भी जा रहा है, तो उसकी हायर होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जा रही है। और यही रीज़न है कि मुझे लग रहा है आज के टाइम में अगर उस संस्था को आप कंपेयर करिएगा तो बहुत अच्छी लेवल पे, और लाइक बहुत सारे बच्चों को उसने अलग अलग कंपनियों में जो है प्लेस कराया हुआ है। जी जी। तो जहाँ तक आपने हरमन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की बात किया, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस चल रहे हैं और डेफिनेटली चलने भी चाहिए। उसका रीज़न यही है कि आज के टाइम में एक तो नियर बाई उनको सुविधाएं मिल जाती हैं। अगर मेट्रो सिटीज़ में कोई बच्चा रह रहा है, खासकर गर्ल्स के लिए थोड़ा सा फैसिलिटीज़ अच्छी मिल जाती हैं, क्योंकि अब मान लीजिए कोई यूपी, बिहार, झारखंड अलग अलग जगहों से आकर के काम कर रहा है, ठीक है, किसी कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, किसी की बिजनेस हो सकती हैं, अलग अलग चीज़ें हो सकता है। अगर आप दिल्ली जैसे जगह पे एवरेज इनकम की अगर आप बात करिएगा मिडिल क्लास की, तो लगभग 8,000 से 10,000 रुपये हैं, एवरेज इनकम की बात कर रहा हूँ। कोई 8,000 में काम कर रहा होगा, कोई 10,000 में, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 25,000, ये लगभग वेरिएशन। हाँ, 25,000 वाले भी बहुत कम है। आप रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, गवर्नमेंट के आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर मान लीजिए एवरेज में 15,000 ही मान लेता हूँ, अब 15,000 में कोई एक फैमिली, कोई एक परिवार ला करके अपने बच्चों के यहाँ रख रहा है, ठीक है, उसको रूम रेंट देना है, अपने पूरे खर्चे निकालने हैं, और वो चाहता है कि हमारा बच्चा जो है मेरे पास रहते हुए, क्योंकि ऑलरेडी वो रूम रेंट दे करके रख रहा है, और नियर बाई में उसको कुछ अच्छी सुविधा वाली अच्छी कॉलेजेस कोई मिल जाए जहाँ पे वो पढ़ा सके, वहाँ से वो दूर नहीं भेज सकता है। अगर वो दूर भेजेगा, कहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा भेजे, कहीं अगर देहरादून भेजे, कहीं भी भेजे, तो उसको एक तो हॉस्टल के वहाँ चार्जेस देना पड़ेगा, कॉलेजेस की फीस ज़्यादा लगेंगे, और वो दोनों खर्चों को मैनेज नहीं कर पाएगा। तो मुझे लग रहा है कि एक मिडिल क्लास के लिए एक्सेसिबल है, और साथ में उसको बहुत सारी चीज़ें एडिशनली सीखने के लिए मिलता है जो कि इंडस्ट्री का डिमांड है। तो ये एक गैप क्रिएट करने की कोशिश करता है संस्था जो है। तो मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, हरमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली में लोकेटेड है, करेक्ट सर? हाँ जी, हरमन कॉलेज ऑफ एजुकेशन। जी, एजुकेशन, ये दिल्ली में लोकेटेड है गाइज, आपको मैं बता दूं। तो ओके सर, तो तीसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि करिकुलम जो अभी चल रहा है फिलहाल, तो क्या वो रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए मतलब स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है? नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी जो मैंने इस सवाल का जवाब दिया है, जी, तो इसी में मेरा आंसर है। अगर आप उसको मतलब लाइक बच्चे अगर समझने की कोशिश करेंगे, तो मैंने स्टार्ट किया, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है, जैसे 2020 की नई शिक्षा पॉलिसी आई है ना, अगर आप उसको उठाइएगा तो उसमें बहुत सारे चेंजेस है, बहुत सारे बदलाव हैं। जी, और जो बदलाव है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो बदलाव गलत हैं। पहले से जो भी चीज़ें हो रहा है, गवर्नमेंट अपने प्रयास पूरी कर रही है और अच्छे बदलाव हैं, लेकिन उसमें और स्पीड आने की ज़रूरत है। ओके, और उसको मतलब आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एंड लेवल पे उस चेंजेस को लाइक एप्लीकेबल करने की ज़रूरत है। जी, जी, अब जैसे मान लीजिए कि जितनी भी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या ये अपने आप को, अपनी सिलेबस को अपडेट करने पे वर्क कर रही हैं? बिल्कुल नहीं कर रही है। मैं गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की तो मजबूरी है, क्योंकि वो अगर पैसा लेते हैं तो उनको रिजल्ट भी देना पड़ता है मार्केट में, तो वो तो बिल्कुल इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ही चलने की प्रयास करते हैं। और मुझे लग रहा है कि जो कॉलेजेस, जो यूनिवर्सिटीज इस पे काम कर रही है वो बेहतर है, और उन्हें करना ही चाहिए। बिल्कुल। और जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, जैसे आप अगर उत्तराखंड में जाइएगा तो कुमाऊं यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके तहत भी बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। जी, बिल्कुल। जैसे मैंने मगध यूनिवर्सिटी का आपको उदाहरण दिया, या अन्य अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का उदाहरण दिया। हाँ, अब इनमें सारे पुराने सिलेबस चल रहे हैं। जो पुरानी सिलेबस चल रही हैं और आज के टाइम की डिमांड को वो नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं बच्चे, अब उनकी एक तो मजबूरी है उस पुरानी सिलेबस को पढ़ना, क्योंकि उनको पेपर देना है और एग्जाम निकालने हैं, रिजल्ट उनको, अब बच्चों को तो रिजल्ट ओरिएंटेड होना ही पड़ेगा ना, एटलीस्ट कुछ मार्क्स तो उनको गेन करना पड़ेगा, लेकिन वो इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल तैयार भी नहीं हो पा रहे हैं। और मेरा ऐसा भी मानना है कि गवर्नमेंट्स को इसमें और भी थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए, चाहे इवन कॉलेजेस के ऊपर या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, कि अपने सिलेबस के ऊपर काम करें और आज के टाइम के अकॉर्डिंग उस सिलेबस को चेंज करें। ओके सर, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ओल्ड डेटेड नहीं, आप धीरे धीरे गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी अपने सिलेबस अपडेटेड अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन के हिसाब से अपडेट होना पड़ेगा। हाँ, इवन धीरे धीरे नहीं, अभी वो बहुत पीछे हैं, उनको बहुत स्पीड से काम करने की जरूरत है। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि गवर्नमेंट फंड नहीं कर रही है, उनके पास स्टाफ नहीं है और पैसे नहीं है। मुझे लग रहा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो चलिए, उनका सोर्स ऑफ इनकम तो बच्चों से निकालना पड़ता है पैसे, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट तो फंड कर रही है, इवन उनके पास पैसे हैं, प्रोफेसर्स
प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर्स की लाखों में सैलरीज जाती हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं वहाँ पे। और गवर्नमेंट के लिए मुझे लग रहा है कि लाइबल नहीं है, या तो जो यूनिवर्सिटीज ऑफ ग्रांट कमीशन है उसके तहत कुछ ऐसे प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि लाइक वो लोग अपने चेंजेस को एक्सेप्ट करें और करें उसको। ओके ओके, मैं समझ गया सर। तो होप करता हूँ स्टूडेंट समझ गए होंगे इस चीज़ को। यूनिवर्सिटीज़ में आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा सर की बातों पर ध्यान दें, खुद को अपडेट करें, क्योंकि आज के ज़माने में सर अगर आप मेरे से बात से एग्री करोगे तो आई थिंक आज के ज़माने में आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। और अब मेरा चौथा क्वेश्चन ये है सर कि आपके हिसाब से इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या क्लासरूम वाली थ्योरी ज़्यादा जरूरी? मेरा ऐसा मानना है कि इंटर्नशिप हो गया या इवन प्रोजेक्ट हो गया, ये ज़्यादा मैंडेटरी है इवन क्लासरूम से। क्योंकि देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि क्लासरूम में जो अगर आप बिल्कुल थ्योरी के हिसाब से अगर आप चलना स्टार्ट करेंगे ना, ये कोई भी संस्था चल रहा हो, चाहे इवन कोई कॉलेज चल रही हो, कोई यूनिवर्सिटी चल रही हो, या जो भी स्टूडेंट अगर कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, तो उनको थ्योरेटिकल चीज़ें तो कई एक बार मजबूरी होती है ना मार्क्स के पीछे। अब जैसे मान लीजिए कोई 10वीं का परीक्षा दे रहा है, 12वीं की परीक्षा दे रहा है, बीटेक की अलग अलग उसके एग्जाम्स देने, बीसीए के अलग अलग एग्जाम्स देने, तो उसको तो अपनी सिलेबस तो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसी से रिलेटेड उसके सवाल आएंगे, उसी का जवाब देना होगा, उसी के उसके मार्क्स मिलेंगे। तो मार्क्स ओरिएंटेड ठीक है, लेकिन मार्क्स से भी इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये है कि वो स्किल कितना डेवलप कर रहा है। और स्किल तब भी वो डेवलप करेगा जब वो इंडस्ट्री को चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, और इंडस्ट्रियल चैलेंज वो तभी सीख पाएगा जब एटलीस्ट वो इंटर्नशिप पे जाएगा, अलग अलग प्रोजेक्ट करेगा। और अभी वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ अगर संस्थाओं को छोड़ दें हम, है ना, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो करा रही हैं, लेकिन इसमें मतलब मुझे लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा रेशियो बचा हुआ है जहाँ पे इस पे काम करने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि इसमें गवर्नमेंट को भी कोई इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है जहाँ पे इंटर्नशिप को मैंडेटरी करे गवर्नमेंट, उसके लिए कोई ऐसा पैनल या ऐसी कोई पॉलिसी बनाएं जिससे कि गवर्नमेंट ये देख पाए या उससे रिपोर्ट ले पाए यूनिवर्सिटीज से या कॉलेजेस से कि कितने बच्चों को आप इंटर्नशिप करा रहे हो, कितने बच्चों को प्रोजेक्ट करा रहे हो। हालांकि गवर्नमेंट्स के लिए एक बर्डन ऑफ वर्क हो जाएगा बिकॉज उतने लेवल पे डेटा को कलेक्ट करना, लेकिन अगर मुझे लग रहा है गवर्नमेंट इसमें कोई हस्तक्षेप अगर करती है या कोई ऐसी पॉलिसीज अगर बनाती है या यूजीसी कोई ऐसी अगर पॉलिसीज बनाती है तो ये बच्चों के लिए बड़ा अच्छा होगा। क्योंकि ये सिर्फ प्रोजेक्ट एक मार्क्स नहीं है। जैसे मैं अभी मगध ये MDU है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, अब इसमें बीएड के बच्चों का लगभग 1 अगस्त से लेके और कुछ अभी 24-25 या जो भी कुछ टाइम डेडलाइन है उसमें उनके प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं। अब प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि लाइक उनको कोई टॉपिक मिला, उसको उन्होंने लिखा, ले जाकर सबमिट कर। बहुत सारे ऐसे संस्थाओं से सुनने में आ रहा है कि लाइक वो अपना बस बच्चे ले गए प्रैक्टिकल लिख करके, पैसा उन्होंने लिया और दैट्स इट, काम हो गया, और ज़बरदस्ती भी फोर्सली भी पैसा वहाँ ले रहे हैं। अब ठीक है, पैसे का मुद्दा वो गवर्नमेंट को देखना है या अलग अलग जो संस्थाएं वो देखेगी, मेरा ये टॉपिक उसमें नहीं है। मुद्दा क्या है कि जो भी वो अपने प्रोजेक्ट को बना रहे हैं वो कितना उससे अवेयर हैं। अगर जो बीएड कर रहा है, यानी बीएड जो कर रहा है वो कल को टीचर बनेगा, बिल्कुल, है ना, चाहे वो प्राइवेट किसी संस्था का टीचर बने, सरकारी में बने, या वो टेट या सीटेट क्लियर करके अपने गवर्नमेंट्स के लिए जाए। अब वो क्या वहाँ बच्चों को क्या सिखाएगा जब उसने प्रैक्टिकली कुछ किया ही नहीं, ना ही उसने उस स्कूल में इंटर्नशिप किया, ना ही ऐसा कोई प्रोजेक्ट किया, तो वो क्या सिखाएगा बच्चों को? वो प्रैक्टिकल्स क्लियर नहीं। मतलब हम टीचर के ही भविष्य को अगर खराब कर देंगे, और फिर हम कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला जनरेशन हमारा उस टीचर के द्वारा पढ़ाया गया हो और वो बेहतर हो जाए। अब जैसे मान लीजिए कि आज के टाइम में कोई भी फ़ोन चला रहा है, आप चला रहे हो, मैं चला रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग भी नहीं है वो भी चला रहे हैं। जैसे मेरी मदर है, वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, फ़ोन चला रही है वो, उनको हमने पहले छोटा वाला फ़ोन उनके पास था नोकिया का, बाद में हमने मतलब खुद ही डिसाइड किया कि स्मार्टफोन इनको दे करके देखते हैं, आज के टाइम तो दिया। हमने पहले बताया कि ये आपको ग्रीन वाले से उठाना है, लाल वाले से कट करना है, ये है वह 2-4 चीज़ें हमने बता दी जो कि उनके लिए मैंडेटरी है। हिंदी में नंबर हमने सेव कर दिया, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हैं अपने टाइम की, जिससे वो साइन वाइन कर लेती हैं, हिंदी मतलब पढ़ लेती हैं ऐसे करके। अब डेली प्रैक्टिस नहीं है तो बहुत कॉन्फिडेंटली भी नहीं पढ़ सकती हैं ऐसे करके। आज के टाइम में लगभग उनको 3-4 साल हुआ फ़ोन दिए हुए, आज के टाइम में वो फ़ोन प्रॉपर लाइक ऑपरेट करती हैं, यूट्यूब चलाना या फिर फेसबुक चलाना, जो भी उनको देखना है, रील्स देखना है, वो अपना देखती हैं। आप ये समझिए, क्या उन्होंने फ़ोन चलाने से पहले कहीं ट्रेनिंग लिया? बिल्कुल नहीं। कोई क्लास किया? नहीं उन्होंने किया। उन्होंने वो चीज़ें प्रैक्टिकली सीखी। अगर मान लीजिए फ़ोन चलाने से पहले कोई उनको बुकलेट दिया जाता कि इसको पहले पढ़िए कि फ़ोन कैसे चलाया जाता है, और फिर आपको फ़ोन दिया जाएगा, फिर आप चलाइए। अब आप समझिए कितना वो ज़्यादा बर्डन हो जाता है कि आप डेली पढ़ रहे हैं कि अच्छा ये फ़ोन होता है, इसमें ये फीचर्स होते हैं, ये माइक होता है, स्पीकर है, ये कैमरे हैं, ये बटन्स होते हैं, लाल बटन ऐसे काम करता है, ग्रीन बटन ऐसे काम करता है। मतलब इंसान तो
90% उसी में पागल हो जाएगा। उसके बाद जब फ़ोन लेगा तो पहले एक बार वो सोचेगा कि अच्छा याद नहीं आ रहा लाल वाला क्या काम करता था, रुको एक बार मैं पलट के देखता देख हूँ, लेते फिर वो देखेगा, फिर वो काम करेगा। जी आप समझ रहे हैं इस बात को? जी जी तो जो भी थ्योरेटिकली पढ़ाई कर रहे हैं तो वो तो सब कुछ थ्योरेटिकली सीख रहा है कि अच्छा अगर कोई मैकेनिकल का स्टूडेंट है, मशीन ऐसे काम करेगा, यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, यहाँ इंजन होगा, यहाँ लाइक बैरिंग होगा, यहाँ गियर होगा, वो जब तक किताबों में पढ़ लिया। किताबों में जब एक्चुअल में मशीन पे जाएगा तो उसको वो रिकॉल करना पड़ेगा, रिकॉल नहीं होगा तो पन्ना पलटना पड़ेगा। अब उसके लिए वो चैलेंजिंग हो जाता है। जी आप समझ रहे हैं ना? अब उसमें बहुत सारी मशीन ऐसा भी हो सकता है जिसका कोई उदाहरण ही उसमें अवेलेबल ना हो। जी बिल्कुल वही बच्चा अगर इंटर्नशिप पे जाता है, चाहे उसको मैं तो कई एक बार ये कहता हूँ, कई एक बच्चों में भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। कई एक बार कोई संस्था अगर इंटर्नशिप देती भी है ना तो बच्चे सोचते हैं कि कुछ हेवी पैसा मिले, 10-20 हज़ार, 10,000 मिले, 15,000 मिले तो मैं जाऊँ इंटर्नशिप में। जी अरे भाई आपको नहीं भी मिल रहा है, मौका मिल रहा है तो एटलीस्ट जाओ, क्योंकि जो आपको टाइम दे रहा है ना सिखाने के लिए, जिस भी कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हो कोई ना कोई सीनियर या कोऑर्डिनेटर तो होगा जो बताएगा आपको सब कुछ। जो अपने टाइम दे रहा है वो भी पैसे से ज़्यादा कीमती है, जी बिल्कुल क्योंकि वो अपना वैल्यूएबल टाइम आपको दे रहा है सिखाने के लिए। जो चीज़ें आपने पन्नों में पढ़ा, किताबों में पढ़ा, वो चीज़ें एक्चुअल में आप फेस कर रहे हो और आपको सीखने के लिए मिल रहा है। रियल में आप सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो कि क्या चीज़ें कैसे हो रहा है, लाइव वर्क को आप देख पा रहे हो, लाइव सारी चीज़ों को आप सीख पा रहे हो। और उससे क्या होगा कि दोबारा जब अपने क्लासरूम में आप बैठोगे तो बहुत सारे डाउट आपके ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे टॉपिक जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वो चीज़ें रिकॉल होंगी। और कल को जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हो या इंटरव्यू के टाइम पे जाते हो तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे आप। तो मुझे लग रहा है कि इवन चाहे प्रोजेक्ट हो या इंटर्नशिप हो, इसको इवन मैंडेटरी ही करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो बच्चों को खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए कि एटलीस्ट वो कहीं भी जाएँ इंटर्नशिप और लाइक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। धन्यवाद सर डाउट क्लियर करने के लिए। तो गाइस बेसिकली विवेक सर का कहना है कि आप थियोरिटिकली फोकस करिए पर आपका मेन फोकस जो है वो इंटर्नशिप यानी प्रैक्टिकली होना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करेंगे तो ही आप चीज़ें सीख सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। ओके तो सर मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि जैसे आपने भी अपने बचपन में ये चीज़ें देखी होंगी कि आसपास के या आपने खुद देखा होगा कि पेरेंट्स जो होते हैं वो फोकस करते हैं कि लड़का हमारा आईआईटी या एनआईटी में ही जाए, वो तभी सक्सेसफुल करियर बनेगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आईआईटी एनआईटी ही सक्सेसफुल करियर बना सकता है या दूसरे इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज़ जो होते हैं उनसे भी पढ़ के जो बच्चे हैं वो अपना सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में पेरेंट्स कुछ हद तक गलत हैं। गलत क्यों है मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए, देखिए सपना देखना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बिल्कुल देखना चाहिए। कोई भी पेरेंट्स, मेरा भी कल को बच्चा होगा तो मैं लाइक उसे प्रेरित करूंगा कि तुम एनआईटी निकालो, अगर उसका मन हो और जाना हो तो। मतलब एक समय की बात कर रहा हूँ। या बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो ऐसा करते होंगे कि आप इस संस्थान में जाओ, ये निकालो, वो निकालो, आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, यूपीएससी क्रैक करो, जो भी है अलग अलग चीज़ें डेफिनेटली करना चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि आप किसी पर्टिकुलर संस्था के लिए या उसके लिए आप बाध्य कर देते हो उसको कि यही करना है, ये नहीं किया तुमने तो तुम्हारा जीवन खराब है या तुम्हारा जीना बेकार है। मतलब एक होता है ना कि वो मिल गया तो सब कुछ मिल गया, वो नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिला। अब ये क्यों गलत है आप समझिए। मान लीजिए अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, अगर मैं बच्चों को मेनली दो कैटेगरीज में भी डिवाइड कर दूं, मान लीजिए एक बच्चा ऐसा होगा जो बहुत अच्छा होगा पढ़ने में, है ना, ब्रिलियंट होगा, पढ़ाई कर रहा होगा, सब कुछ कर रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स ने उसके दिमाग में डाला होगा कि आपको आईआईटी के लिए जाना है या एनआईटी के लिए जाना है, उसने अपनी पढ़ाई से एनआईटी या आईआईटी क्रैक कर लिया, उसको मिल गया, कोई एक संस्था उसको मिल गया, अपनी पढ़ाई शुरू कर ली। एक बच्चा ऐसे हो सकता है जो एवरेज हो, यानी कि वो अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट भी ना हो और बहुत बिल्कुल थर्ड ग्रेड भी ना हो, लेकिन बस मिनिमम 40%, 50%, 60% ला रहा है, अपना काम कर रहा है। आप समझिए, हो सकता है कि उसके भी पेरेंट्स उसके ऊपर दबाव बना रहे हो जी, आप समझिएगा। अच्छा मान लीजिए इन केस उसने भी निकाल लिया, उसने भी क्रैक कर लिया, बाद में उसने 2-3 साल खूब मेहनत करी और निकाल लिया। तीसरा एक और लिस्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। एक बच्चा ऐसा था जो पढ़ने में अच्छा नहीं था और उसने नहीं निकाला, उसने भी पेपर दिया, उसके भी पेरेंट्स ने बोला नहीं निकाल पाया। अब जैसे मान लीजिए एक बच्चा जो पढ़ने में बहुत अच्छा था, उसने आईआईटी एनआईटी क्रैक कर लिया, गया उसमें, उसकी एडमिशन भी हो गई। दूसरा एक बच्चा जो पढ़ने में अच्छा नहीं था, उसने बाद में मेहनत करी, उसने भी क्रैक कर लिया, उसको एडमिशन मिल गया। तीसरा एक बच्चा जो पढ़ने में अच्छा था भी नहीं और उसको मिला भी नहीं। ठीक है,
अब नहीं मिला तो डेफिनेटली वो किसी प्राइवेट संस्थान की तरफ जाएगा, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाएगा, वहाँ उसने एडमिशन ले लिया। और दो बच्चे जिसमें एक शुरुआत स्टार्टिंग से ही मेहनती था तो वो उसको मिल गया, IIT मिल गया। और एक बीच में जो मेहनती बना उसको भी मिल गया। फोकस करके ले लिया। अब अगर जो तीसरा बच्चा जिसने किसी प्राइवेट संस्थान में एडमिशन लिया जी। और उसने खुद को थोड़ा चेंज किया या खुद के ऊपर थोड़ी फोकस करने की कोशिश करी, और उसने अपनी, अगर वो बीटेक के लिए गया या जिस भी कोर्स के लिए गया, तो लाइक वहाँ पे उसने खूब मेहनत करी, अपनी सारी प्रोफाइल लाइक जो भी प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट किया, अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट किया, अपनी थ्योरी वगैरह जो भी है पूरी मेहनत जी जान लगा करके उसने अपना काम किया। उसने अपनी मेहनत ड्यूरिंग स्टडी दिखाया जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और प्राइवेट में उसने कहीं एडमिशन लिया। एक बच्चा जो स्टार्टिंग से मेहनती था और वो संस्थान में गया, उसको एडमिशन मिल गई, उसके बाद वो मेहनत करना बंद कर दिया। आप समझिए, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि अरे मैं तो स्टार्टिंग से ही मेहनती हूँ, मेरे डिस्टिंक्शन हमेशा आए हैं, मैं NIT IIT भी क्रैक कर चुका हूँ। एक बच्चा जो मेहनती नहीं था, बाद में मेहनत किया, निकल गया, उसके बाद वो सुस्त पड़ गया, वो भी इधर उधर में लग गया, ग्रुपिंग बाजी में लग गया, है ना, पार्टी करने लग गया, बाहर घूम रहा है, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहा है। अब आप समझो कि जो अभी लास्ट में जिन बच्चे ने बाद में मेहनत करी पढ़ाई के दौरान, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, या जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको अगर एडमिशन मिल भी गया और फोकस नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उनको अच्छी कंपनी मिलेगी या इस बच्चे को मिलेगी? बिल्कुल उसी बच्चे को मिलेगी। अब जैसे बहुत सारे लोग इसमें कह सकते हैं कि सर ऐसी बात नहीं है, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अपॉर्चुनिटी देखिए, मैं इसमें थोड़ा अभी भी आपको एक गैप समझने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम कहाँ पे है आप इसको समझिए। जो बच्चा जो स्टार्टिंग से मेहनत नहीं करता था, बाद में मेहनत नहीं किया, उसको IIT नहीं मिला, NIT नहीं मिला, किसी प्राइवेट संस्थान से पढ़ाई कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है। हो सकता है कि उसके संस्थान ने ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए क्रिएट नहीं किया कि अच्छी अच्छी कंपनियों को ला करके प्रेजेंट करे, या कोई भी ऐसे कैंपस ड्राइव को करे जिससे कि वो एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू दे और इंटरव्यू सक्सेसफुली क्रैक करके और अच्छी कंपनी को जॉब मिल जाए। क्योंकि भाई उस संस्थान ने मेहनत नहीं करी है तो डेफिनेटली वहाँ कोई बड़ी कंपनी नहीं आएगी इंटरव्यू के लिए। IIT NIT में डेफिनेटली अच्छी अच्छी कंपनी आएंगी, क्योंकि नाम है, फेम है, तो आनी उनकी मजबूरी है और उन्हें पता है कि यहाँ अच्छे बच्चे मिल जाएंगे जी। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को भी वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। कैसे? एक को अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि वहाँ ऑलरेडी आनी थे कंपनी, और उसने उस अपॉर्चुनिटी को फुलफिल नहीं किया, और एक जगह पे कंपनी नहीं आई लेकिन उसने बाद में उस अपॉर्चुनिटी को फुलफिल किया। वो हो सकता है कि किसी और डायरेक्ट कंपनी को अप्रोच किया, डायरेक्ट कंपनी को मेल किया, है ना, डायरेक्ट कंपनी से कहीं अगर रिक्रूटमेंट निकला वहाँ पे जाकर के उस इंटरव्यू को दिया और उस लाइक क्रैक करके और अच्छी जॉब पा सकता है। तो ओवरऑल मेरा मतलब ये है कि हम किसी भी बच्चे को बिल्कुल ऐसा बॉन्ड ना कर दें। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर बच्चे का ना, मुझे लग रहा है, कैटेगरीज अलग होता है। एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि जो थ्योरी में बहुत अच्छा हो, है ना, या उस किताबों में उसका दिल लगता हो, तो वो लेखक बन सकता है, राइटर बन सकता है, वो किताबों से उसको प्रेम हो सकता है। एक बच्चा होगा जिसको किताबों से कोई प्रेम नहीं हो, लेकिन वो जो है ना प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ सकता है। उसको जो है किसी मैकेनिज्म पे काम करना, कहीं स्क्रू खोलना, कहीं इलेक्ट्रिसिटी वाला तार जोड़ना, उसको समझना, वो उसकी अपनी पसंद हो सकता है। तो आप दोनों बच्चों को, क्योंकि बच्चों की अपनी एक स्टेज हो सकती है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जो थ्योरेटिकली जिसका मन स्टार्टिंग में नहीं लग रहा है तो वो बच्चा जो है बिल्कुल कामयाब नहीं होगा या पढ़ाई में बेकार होगा जा करके, और जो अगर प्रैक्टिकली जिसका मन लग रहा है स्टार्टिंग से तो कहेंगे कि नहीं ये तो पढ़ ही नहीं रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर जगह मुझे लग रहा है कि किसी कोर्स के हिसाब से अपॉर्चुनिटी कभी क्रिएट नहीं होती है। अगर आप देखेंगे पूरे इंडिया में मेरे हिसाब से लगभग, मैं बोल रहा हूँ, 700+ यूनिवर्सिटीज़ हैं जी, बिल्कुल, जिसमें से चाहे वो दर्शकगण हो चाहे आप भी हो, मुझे लग रहा है कि 100 का भी नाम नहीं बता सकते हैं जी। बिल्कुल, 2-4 बस हम नाम जानते होंगे, ये वो जो हमारे एड वर्ड में इधर उधर दिखते हैं। 700+ यूनिवर्सिटीज़ हैं और कोर्स जो है लाखों में है जी। बिल्कुल, लाखों में कोर्सेज हैं। तो मुझे लग रहा है कि जैसे एग्रीकल्चर है, अलग अलग लाइक डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अंदर में कोर्सेज अलग अलग चल रही हैं। तो कभी भी कोर्स जो है नौकरी क्रिएट नहीं करता है, इंटरेस्ट नौकरी को क्रिएट करता है। आप खेती में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो जी, बिल्कुल, है ना, उसमें भी पढ़ाई करके, एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके अच्छी जॉब आप ले सकते हो, अच्छी कंपनीज के लिए काम कर सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट आपका मैटर करता है। तो इसलिए मुझे लग रहा है इसमें गार्जियन को फोर्स नहीं करना चाहिए और बच्चे को थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए साथ में। तो सर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसा आपने भी ये चीज़ सुना होगा क्योंकि आप खुद एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, कि प्राइवेट कॉलेजेस को अक्सर मनी माइंडेड बोला जाता है, तो आप इस परसेप्शन को कैसे देखते हैं? मुझे लग रहा है कि इसमें इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। जो आपका सवाल है उससे बहुत ज़्यादा मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, लाइक और
कई एक बार मजबूरी होती है, कई एक बार ज़रूरी होती हैं, और कई एक बार लोग मनी माइंडेड भी काम करते हैं। मतलब तीनों कैटेगरी जिसमें आती है। मुझे देखिए, कोई भी गवर्नमेंट अगर संस्थान है तो उसको तो गवर्नमेंट फंड कर रही है जी बिल्कुल। डेफिनेटली, वो गवर्नमेंट के फंडिंग से चलना है उसको, जी बिल्कुल। तो उसका हम कंसेप्ट ही हटा देते हैं। अब हम आते हैं प्राइवेट संस्थान पे। अब कई एक बार ऐसे बहुत सारे ऐसे प्राइवेट संस्थान हैं जो आज के टाइम के टेक्नोलॉजी को, आज के रियल टाइम के चीज़ों को सिखाने के लिए, आज के टाइम के फैकल्टी को अपडेटेड बनाने के लिए, है ना, और आज के टाइम के हिसाब से बहुत सारी कोर्सेज को भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। अब उसके ऊपर उनका एक्सपेरिमेंट लगता है, उस पर पैसे लगते हैं, और बहुत सारी खर्चों को उनको मैनेज करना होता है। तो इसलिए लाइक उनको अपना एक बजट और जो भी फीस होती है, या ईयरली फीस हो, यानी एनुअल फीस हो या सेमेस्टर फीस हो, रखना पड़ता है। और उनकी मजबूरी होती है कि वो बच्चों से ही कलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब बहुत सारे लोग इसमें पैसे तो कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर खर्च नहीं करते हैं, जी, सुविधा नहीं दी जाती है। हाँ, लाइक जिस हिसाब से, मतलब वो क्या करेंगे कि जब पैसा कलेक्ट करना होगा तो वो किसी टॉप संस्थान या टॉप यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करके अपनी फीस को रख लेंगे, लेकिन वो फैसिलिटी देने की कोशिश नहीं करेंगे, या उस फैसिलिटीज़ में बहुत सारी कटौती करेंगे। तो ये मेरा मानना है कि यहाँ पे गलत है। तीसरा जो आपने बताया कि केवल मनी माइंडेड, तो बहुत सारे संस्थान हैं जो मनी माइंडेड भी चल रहा है, केवल उनको पैसा 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 पैसा, उसके अलावा उनको ना किसी सुविधा से मतलब है, ना किसी चीज़ से मतलब है, बस उनको डिरेल करना है कि ये बच्चा आएगा, पढ़ेगा, जाएगा, फिर दूसरा बच्चा आएगा, फिर तीसरा बच्चा आएगा। उनको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये बच्चा गलत फीडबैक देगा मार्केट में, या इसके रेफरेंस में कोई एडमिशन नहीं आएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं पैसा जो है एक हद तक ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए, मैं इसमें आपको 2-3 उदाहरण दे सकता हूँ। अगर मैं किसी तैयारी प्रिपरेशन कराने वाले अगर संस्थानों की बात करूँ, क्योंकि दर्शक लोग जो भी देख रहे हैं तो वो थोड़ा इस चीज़ से अवेयर होंगे। हो सकता है यूनिवर्सिटी संस्थान से बहुत ज़्यादा, मतलब उनके कलेक्शन से अवेयर ना हो। अब जैसे मान लीजिए कि एक संस्था चल रही है दृष्टि IAS, है ना? जी। उसके अलावा केडी कैंपस चल रहा है, पारामाउंट चल रहा है। केडी कैंपस और पारामाउंट से निकले हुए शिक्षकों ने लाइक प्रोड्यूस यानी करियर व्हील बनाया, जिसमें राकेश यादव सर हैं, अरुण सर हैं, और भी बहुत सारे टीचर हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, खान सर भी चला रहे हैं अपने संस्थान को, और भी कई एक लोग चला रहे हैं, जैसे PW, है ना, अलग पांडे सर, वो भी चला रहे हैं उस संस्थान को। स्टार्टिंग में अगर आप फीस देखिएगा दृष्टि IAS का बहुत ज़्यादा था, अभी भी है जी, आप समझिए जी, बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने पैसा लिया तो अच्छी सुविधा देने की कोशिश करी, अच्छी फैसिलिटी दी, और एक बेहतर गाइडेंस उनका रहा वहाँ पे जी। बाकी भी अन्य अन्य संस्थाएं चलती रही, एक लिमिटेड मिडिल क्लास के हिसाब से फीस उन्होंने रखा। जैसे केडी कैंपस पारामाउंट है, SSC वगैरह की प्रिपरेशन कराते हैं, तो पता है कि वहाँ मिडिल क्लास बच्चा ही आना है, ठीक है। अच्छा, खान सर ने इन दोनों लोगों के अगर कंपेयर में देखा जाए, मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि ठीक है कंपटीटर होंगे अपनी जगह पे, दूसरे को एक दोनों रिस्पेक्ट भी करते हैं, हाँ रिस्पेक्ट भी करते हैं, इवन कोई मतलब ऐसे वाली दुश्मनी वाली कंपटीशन नहीं है। लेकिन सर माफी चाहूंगा अगर आपको कुछ खराब लगे तो। नहीं, इसमें उनके लिए तारीफ है सर। नहीं, खान सर के लिए तारीफ है, और इवन चाहे वो नीतू मैम हो, चाहे इवन विकास सर हो, उनके लिए भी मतलब अच्छी चीजें हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल, हम रेस्पेक्ट करते हैं आप सबको। हाँ, डेफिनेटली। और जहाँ तक खान सर ने, आप देखिए उनके बदले, चाहे आप देखेंगे कि अगर SSC हो या अलग अलग रेलवे हो, बाकी की जितने भी प्रिपरेशन है, अब अगर आप केडी कैंपस से या अगर आप पारामाउंट से भी अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, तो बहुत कम उन्होंने बिलो लाइन फीस रखा, अब समझिए। उसके अलावा अगर अभी उन्होंने UPSC से रिलेटेड भी अलग अलग प्रिपरेशन के लिए शुरू किया, उसमें भी उन्होंने बहुत फीस कम रखा, मतलब बहुत नॉमिनल। उन्होंने एक उनका मैं सुन रहा था पॉडकास्ट, किसी के साथ था, जहाँ बता रहे थे कि मैथ के क्लास के लिए 200 रुपये में 3 महीने की क्लास कोई कर सकता है। अब समझिए, मैं अपने टाइम पे 10वीं का भी पढ़ाई करता था, उस समय भी 200 रुपये लगते थे महीने का। आप समझिए, यहाँ पे आप 200 रुपये में 3 महीने क्लास कर रहे हैं आज के टाइम में, आप सोचिए। तो अब आप दोनों को कंपेयर करेंगे अगर वहाँ पे, तो फीस में डिफरेंसेस हैं, लेकिन मैं मान सकता हूँ कि लाइक फैसिलिटी में थोड़ा बहुत कटौती है, लेकिन उनका जो फैसिलिटी, सपोज करिए कि खान सर अगर 200 ले रहे हैं, हो सकता है कि थोड़ा उन्होंने दीवारों को कम प्लास्टर कराया होगा, दीवारों को कम चमकाया होगा, फर्श को कम चमका रहे होंगे, लेकिन जो एक्चुअल में बच्चों की नीड है उसको 100% फुलफिल कर रहे हैं, जो कि पढ़ाई है। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं। अच्छा, दूसरी संस्थान में हो सकता है कि वो पढ़ाई पे भी फोकस कराते हो, फैसिलिटी पे भी फोकस कराते हो, लेकिन गलत तीसरे हैं जहाँ पे दोनों में ही फोकस ना हो, सिर्फ पैसे पे फोकस हो। तो आई होप अब जो भी मनी माइंडेड चीज सोचते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, उनका डाउट क्लियर हो गया होगा।
ओके सर, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आपसे इस कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाना चाहूँगा। अब हम थोड़ा बढ़ते हैं पॉलिटिक्स की ओर। तो मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा कि अनएम्प्लॉयमेंट, ब्रेन ड्रेन और पॉलिटिक्स ऐसे इश्यूज को सॉल्व करने में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का रोल जो है वो क्या होना? देखिए, अगर आप मुझे लग रहा है आपका सवाल ये है कि लाइक पॉलिटिक्स जो है किस तरीके से, मतलब क्या इनका इन्वॉल्वमेंट्स है इसमें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह में। जहाँ तक देखिए ब्रेन ड्रेन की सवाल है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें या तो कोई, अब दो चीज़ें हैं, आप किसी को ज़बरदस्ती रख सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है NIT IIT या अलग अलग संस्थाओं से अगर उसने पढ़ाई किया, ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप उसको मिला होगा, यानी कि एक सरकारी सुविधा लेकर के उसने पढ़ाई किया, ठीक है। और उसके बाद इस देश में अगर उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो वो विदेश चला गया, वो कनाडा चला गया, USA चला गया, ब्रिटेन चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, जी बिल्कुल, है ना, जा रहे हैं लोग। अब वो जा रहा है वहाँ पे, उसको अच्छे पैकेजेस वहाँ मिल रहे हैं, अच्छी सुविधाएं उसके हिसाब से अच्छी सुविधाएं उसको मिल रही हैं, और उसको लग रहा है कि मैंने अगर जो मेहनत किया है उसका मैं अच्छा लाभ वहाँ से उठा रहा हूँ। अब जिस भी देश में गया या जिस भी देश में जाकर के जिस भी कंपनी के लिए काम किया, उस कंपनी को वहाँ के हिसाब से कम में ही मैन पावर मिला, कम पैसे में, ज़्यादा मेहनत भी कराएगा वो, जी बिल्कुल, उसके लिए तो फायदेमंद रहा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को उसमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अब थोड़े बहुत ये हो सकता है कि जो पैसे वहाँ से आएंगे उसमें से कुछ कमा लिया, लेकिन अगर आप देश के हिसाब से सोचेंगे तो कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे लग रहा है कि दो चीज़ें हैं। एक है कि हम ज़बरदस्ती बोले कि आप यहाँ पढ़ोगे तो आपको यहीं काम करना पड़ेगा, अब अगले बार कोई बोल सकता है मैं यहाँ पढ़ूंगा ही नहीं, मैं जा रहा हूँ फिर बाहर पढ़ाई करने, ठीक है। दूसरी हो सकती है कि वो ब्रेन ड्रेन इसलिए हो रहा है कि या तो हम ऐसा एटमॉस्फेयर या ऐसा कल्चर क्रिएट करें, ऐसी कंपनियों की अपॉर्चुनिटी दें। जब आप नई नई ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे कि देश विदेश से कंपनियां यहाँ आएँ, खुद अपने लाइक संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे डेवलप करें, यहाँ बनाएं, यहाँ क्रिएट करें और यहाँ पे हमारे लोग काम करें। अब जैसे मान लीजिए अभी मोदी गवर्नमेंट ने थोड़ी सी पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस करके टेस्ला भी आई, एप्पल भी आया यहाँ पे। तो जब टेस्ला आया, एप्पल आया, और जिसको भी एप्पल में काम करना होगा, तो अगर मान लीजिए कुछ लोगों को तो अपॉर्चुनिटी मिली होगी ना अपने देश में, बिल्कुल, तो कई एक बार गवर्नमेंट को भी अपनी पॉलिसी में बदलाव करने की ज़रूरत होती है कि लाइक जब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करेगी, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगी, जो भी एक जो है, अगर आप दूसरे देशों में क्यों लोग जा रहे हैं, आप कई एक बार दूसरे देश से कंपनियां नहीं आना चाहती हैं, वो सोचती हैं क्राइम रेट ज़्यादा है, ये है, वो है, ये फैसिलिटी नहीं है, वो नहीं है। अगर गवर्नमेंट इन फैसिलिटीज़ पे काम करेगी, हालांकि कर रही है गवर्नमेंट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है, मैं ये, और ये भी मैं कंपेयर पहले की सरकारों से भी अच्छा कर रही है अभी, लेकिन थोड़ा और अगर स्पीड बढ़ाया जाए, कुछ और नई चीज़ें क्रिएट की जाए जिसकी वजह से ज़्यादा कंपनियाँ आए, गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, बिल्कुल कर रही है। आप जैसे देख सकते हैं, आपको भी पता होगा सर, बिल्कुल, कि एप्पल के फ़ोन 90% अब इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हाँ। मेरे हिसाब से तो मेरा यही कहना है कि आप फोर्सफुली किसी को नहीं रोक सकते हैं, है ना। आप जैसे कई बार मुझे भी, अगर मैं भी देश प्रेमी हूँ तो मुझे लगता है कि लोगों को देश छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्यों दूसरे देश में जाकर के काम कर रहे हैं। अब ऐसा मैं सोच सकता हूँ, है ना, ऐसा मैं कमेंट में लिख सकता हूँ कि जो देश से बाहर जा रहे हैं वो देश विरोधी हैं, ये जो भी कुछ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है, उनको भी देश से प्रेम होगा या है, मैं मान सकता हूँ, डेफिनेटली होगा ही। और उसके अलावा अब कई एक बार उनकी मजबूरी, अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी अपनी लाइफ स्टाइल है, उनको पता है कि मैं कहाँ से पैसे कमा करके, हाँ, अगर वो कमा रहे हैं कहीं देश में आकर के काम करें, और या तो कोई गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाए, अगर गवर्नमेंट लग रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं क्रिएट कर पा रही है, तो उन लोगों के लिए बोले कि आप यहाँ पे काम करिए या विदेशों में इतने टाइम के लिए काम करिए, और बाद में आप आकर के यहाँ के लोगों के लिए कोई कंपनी, कोई संस्था, कोई चीज़ें ऐसे ओपन करिए जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, और जो चीज़ें वो आपने वहाँ पे सीखा है यहाँ इंप्लीमेंट करिए। हालांकि इस पे भी गवर्नमेंट अभी पॉलिसीज पे काम कर रही है। अगर आप मोदी जी के 15 अगस्त की लाइक स्पीच को सुनेंगे तो बहुत सारे इश्यूज को उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत पे उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बोली थी। ओके सर, मेरा आपसे एक थोड़ा हम गाइज कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो सर मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आपको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या चेंजेस लाओगे एजुकेशन पॉलिसीज़ में? मुझे लग रहा है कि मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ अलग करूँगा। पहली बात यह है कि किसी भी पद पे अगर आप जा रहे हैं तो उस चीज़ में उससे अवेयर होना, है ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं, अगर जो भी आज मंत्री काम कर रहे हैं, चाहे शिक्षा मंत्री किसी स्टेट के हो या हमारे कंट्री के हो,
तो वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पहली बात यह है कि उसके प्रोफोलियो को समझना, उसकी लाइबिलिटी को समझना, उसकी पॉलिसीज को समझना, और इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कोई भी हो, चाहे आज की कोई मंत्री जी हो, चाहे मुझे कल को मौका मिल जाए, तो एक दिन में कुछ नहीं हो सकता है, पहली बात है। और ये भी नहीं हो सकता है कि अगर जैसे मैं भी किसी नेता की तरह बोलूंगा कि भाई मुझे 5 साल चाहिए तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, और इम्प्लीमेंटेशन जो है कोई एक मंत्री काम नहीं करता है, आप समझिए। एक मंत्री के नीचे बहुत सारे लोग होते हैं। मंत्री जी को कई एक बार पता भी नहीं होता है कि क्या चल रहा है उनके सामने। लाइक कई एक आपको पता है आईएएस लेवल के लोग होते हैं, सचिव होते हैं, है ना, प्रधान सचिव होते हैं, और वो लोग उनके साथ काम करते हैं, वो उनके पीए होते हैं, अलग अलग जो भी चीज़ें बनाते हैं, पॉलिसीज़ के ऊपर काम करेंगे, सारा रिपोर्ट्स तैयार करेंगे, सब कुछ वो सिर्फ रिव्यू करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, और जो भी बिल विल पास करना होगा वो गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, प्रेजेंट करेंगे कैबिनेट में। अगर बेहतर लगा तो उसको आगे वो लोग पास करेंगे। तो मेरा मतलब ये है कि ये चीज़ें एकदम से नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट को या किसी भी मंत्री को इस पे काम करना चाहिए कि कोई ऐसी पॉलिसी बन सकती है जिससे उसे ईजिली रिव्यू किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई भी शिक्षा मंत्री हैं, वो चाहते हैं कि मैं ये रिव्यू करूं कि देश में हर स्कूल में हर जगह पे 100% शिक्षक जो हैं अपना अटेंडेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। मैं बेसिक पॉइंट की बात कर रहा हूं। आप छोड़ दीजिए बड़ी बड़ी बातें करने के लिए, मैं भी 4 बातें बोल दूंगा, बिल्कुल 4 लोग अच्छा बोलेंगे, 4 लोग कुछ गलत बोल सकते हैं कि लाइक चलो फेंक के चला गया ऐसे करके। बेसिक पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अगर एक मंत्री से क्या उनको रियल अटेंडेंस मिल रहे हैं कि हर स्कूल में 100% या जो भी अगर लोग प्रेजेंट हुए, अगर उनकी छुट्टी नहीं है, कोई लीव उन्होंने नहीं लिया है, तो क्या वो अटेंडेंस सही है? क्या वो 100% आ रहे हैं लोग क्लासरूम में? उसके अलावा क्लासरूम में आ रहे हैं तो टॉपिक जो भी चल रहा है क्लासरूम में, या जो भी उनका एक सिलेबस है, क्या उसको वो फॉलो कर रहे हैं? क्या वो 100% डिलीवर करने में कैपेबल हैं? क्या जो भी अगर एक मैथ का टीचर है, क्या वो मैथ पढ़ाने में कैपेबल है? क्या वो मैथ पढ़ा भी सकता है या नहीं पढ़ा सकता है? ऐसा तो नहीं है कि वो खुद ही वो मैथ में ढीला है ना, और वो बच्चों को पढ़ा रहा हो। आप समझिए, अगर एक बेसिक इस लेवल की भी चीजों को अगर हमने रिव्यू कर लिया ना, तो बहुत बड़े लेवल का बदलाव हो सकता है। बिल्कुल। और इसमें भी मैं कह सकता हूं कि 100% हम इस चीज को अभी भी अचीव नहीं कर पाए हैं, और मैं अपनी अनुभव और अपनी समझ से मैं कह सकता हूं कि इसमें हम फेल हैं। गवर्नमेंट अच्छी काम कर रही है, पहले से बहुत सारी चीजें बदली हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है कि हम किस तरीके से रियल टाइम के ऊपर काम कर सके। एटलीस्ट रियल टाइम के ऊपर ना भी कर सकते तो वीकली रिव्यू कर सकते हैं, 15 डेज का कोई रिपोर्ट बने, इन अ मंथ कोई रिपोर्ट बने, और टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर कोई काम हो। बिल्कुल। जैसे कई एक बार होता है कि टीचर अपनी टाइम पे पढ़ाई किया हो, आज के टाइम में कुछ चीज़ें चेंज हो गई, क्लासरूम में 100% वो सिलेबस को डिलीवर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सही से पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उस टीचर को आप निकाल दीजिए या जॉब से हटा दीजिए, एटलीस्ट मौका दीजिए, उसको ट्रेनिंग का मौका दीजिए, है ना। आप किसी अच्छे शिक्षक जो निकल रहे हैं उनको आप एक मेंटर बनाइए, और जो भी टीचर उस चीज़ सिलेबस को सही से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं उनको मेंटरिंग के तौर पे लाइक उन्हें लगाइए कि भाई आप इन्हें पढ़ाओ, इन्हें समझाओ, और बेहतर कोई ट्रिक्स बताओ, टेक्निक बताओ, जिससे ये बच्चों को सही से पढ़ा पाए। तो इसी पे काम कर ले, यही बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो मुझे लग रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे मिलेगा तो मैं करूँगा, लेकिन इस पे जो लोग भी हैं अगर सुन रहे हैं उनके तक ये आवाज़ पहुँच रही है, तो इस पे वो लोग भी काम करें तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, उम्मीद करूंगा आप विवेक सर की बात पे थोड़ा गौर करो। वैसे सही चीज़ें इन्होंने कही है कि बहुत सी बदलाव ज़रूरी, और फिलहाल मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रही है एजुकेशन के, अगर मैं चीज़ों पे देखूं तो। और सर अगर मैं इन सब से हट के अब मैं आपसे कुछ पॉलिटिक्स पे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपको जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत नॉलेज है इन सारी चीज़ों की अच्छी। तो आपके हिसाब से मैं जानना चाहूँगा कि आज को जो आपने, मैं आपसे कुछ करंट चीज़ों पे बात करना चाहूँगा जो फिलहाल आप देख रहे होंगे। अभी देश में एक मुद्दा चल रहा है जो कि है वोट चोरी का मुद्दा, जो गाइज अभी सभी जान रहे हैं। वोट चोरी का जो एक नया अभी मुद्दा उठा है, ईसीआई की तरफ ब्लेम लग रहा है। मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि कोई पर्टिकुलर ब्लेम लगा रहा है, लेकिन एक ब्लेम लग रहा है। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही ब्लेम लग रहा है या गलत है? मुझे ऐसा लग रहा है कि कई एक बार ऐसे होता है, जो भी लोग विपक्ष में होते हैं जी, अब कई एक बार उनकी मजबूरी भी होती है, कई एक बार उनको जीतने के लिए या अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए या अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए कि मैं आप लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, आवाज़ बन रहा हूँ, या मैं आप लोगों के बीच में मौजूद हूँ, तो उसके लिए भी ये सब सारे अलग अलग मतलब हथकंडाएँ भी अपनाई जाती हैं। लेकिन अब देखिए, ये चीज़ें जांच का एक विषय है,
उस पर मैं जांच के अंदर तो नहीं घुस सकता हूँ कि क्या है नहीं है, लेकिन जो अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो मुझे लग रहा है कि कोई भी चीज़ें अच्छी हो रही हो या बुरी हो रही हो, या कोई भी चीज़ें अगर गलत हो या सही हो, तो उसका इम्पैक्ट दोनों के ऊपर पड़ता है। अब समझिए, आप, मुझे लग रहा है कि आप छोड़ दीजिए इलेक्शन कमीशन को, आप छोड़ दीजिए जो SIR चल रहा है उसको भूल जाइए, वोट चोरी क्या है नहीं है उसको भूल जाइए। बहुत ईमानदारी से दिल पे हाथ रख कर के बोलिए, या जो दर्शक भी देख रहे हैं उनसे आप बहुत ईमानदारी से पूछिए। और ये किसको नहीं पता होगा, मैं ये भी कह रहा हूँ, आपके गांव में, आपके घर में, आसपास में जहाँ भी अगर कहीं पे वोटिंग के लिए जगह चुनी जाती होगी, जहाँ वोट डाला जाता होगा, या मेरे यहाँ या जो भी दर्शकगण देख रहे हैं उनके यहाँ, चाहे किसी भी पार्टी का कोई नेता उठ रहा हो, मान लीजिए कि एक कहीं पे पोलिंग बूथ है, वहाँ पे एक कांग्रेस का कोई प्रत्याशी उठा है, एक BJP का उठा हुआ है, एक RJD का उठा हुआ है ना, अलग अलग मान लीजिए कि लोगों ने अपना नाम दिया हुआ है और वो खड़े हैं किसी पद के लिए। अब RJD वाले RJD को वोट देंगे डेफिनेटली, कांग्रेस के सपोर्टर कांग्रेस के लिए देंगे, BJP के सपोर्टर BJP के लिए देंगे। क्या ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आप, हम, कोई भी, अगर मान लीजिए कि आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं BJP को सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और हम अलग अलग लोगों को ढूंढ के नहीं लाते हैं कि चलो वोट देने, चलो वोट देने, जाते हैं नहीं जाते हैं? जी बिल्कुल। क्या हमारी कोशिश नहीं होती है कि कैसे भी अगर वो इंसान ना भी मौजूद हो तो कोशिश करते हैं, होना ना होना अलग बात है, कि उसकी वोट डल जाए, बिल्कुल होता है नहीं होता है? करते ही हैं, कांग्रेस वाले भी करते हैं, कांग्रेस वाले भी करते हैं, BJP वाले भी करते हैं, RJD वाले भी करते हैं। चाहे किसी की सरकार बननी हो और चाहे किसी की भी सरकार हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप समझिए, पहली बात। अब दूसरी बात जहां तक है कि वोट चोरी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीजें इलेक्शन कमीशन का जो एक रिपोर्ट है या जो एक प्रोसेस है काम करने का, जो एक तरीका है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में 100% जो इलेक्शन के टाइम पे काम करते हैं ना, उनके अपने डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं होते हैं। जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वो या तो शिक्षकों को उस टाइम पे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉय को, हाँ ये आप कह सकते हैं कि सर्टेन टाइम के लिए उनका अधिकार होता है कि किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उस काम से हटा सकते हैं, इतनी तो कर सकते हैं ना। जी बिल्कुल। उनके अपने एम्प्लॉय तो नहीं है। अच्छा, जो एम्प्लॉय वहाँ काम भी कर रहे हैं वो भी तो हर पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि 100 लोग अगर इलेक्शन कमीशन के लिए काम कर रहे होंगे तो 100 के 100 BJP के होंगे, या 100 के 100 कांग्रेस के होंगे, 100 के 100 RJD के होंगे। अलग अलग हर किसी के, मतलब एक उनके दायित्व के अलावा, जैसे मान लीजिए कि मेरी दायित्व है, मैं इलेक्शन कमीशन में हूँ, तो मेरा एक अधिकार भी तो होगा वोटिंग का। जी बिल्कुल, वो कौन बदल वोट करूंगा। आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। तो ये कहना कि वोट चोरी, आप देख लीजिए ना, अभी बिहार में ही जहाँ पे ये लोग प्रेजेंटेशन दे रहे थे, विपक्ष के कुछ लोग, और कुछ महिलाओं को लेकर के आए कि आपके यहाँ का वोट कटा है या जो भी लिस्ट में नाम नहीं आया है। अब वो महिला बोल दी, बाद में जब रिपोर्टर उसके घर पे पहुंचे तो कह रही कि नहीं, मुझे उनके पार्टी के लोग ले गए थे और उन्होंने बोला कि आपको ये बोलना है, मैंने बोल दिया, मुझे तो पता ही नहीं क्या है, मेरे यहाँ तो सबके लिस्ट में, मेरे घर के पूरे परिवार का लिस्ट में नाम है। बिल्कुल। तो कई एक बार मुझे लग रहा है कि विपक्ष मुद्दा उठाए, और उठाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विपक्ष को कमजोर होना चाहिए। एक अच्छा राजतंत्र या एक अच्छा शासक तभी काम कर सकता है जब विपक्ष मजबूत हो। लेकिन विपक्ष में अभी कमी कहाँ आ रही है कि विपक्ष जो है ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल। अब आप समझिए, अगर वो लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते तो ये गलतियां नहीं होती। अच्छे अगर उन लोग जेन्युइन पॉइंट्स को निकालते हैं, जेन्युइन लोगों को निकालते हैं जो वाकई उससे पीड़ित हैं, जो वाकई उस चीज से परेशान हैं, जो वाकई उनका लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो एक सरकार के लिए भी चैलेंज मिलता, एक इलेक्शन कमीशन को भी चैलेंज मिलता, और जनता तक भी जब ये आवाज पहुंचती तो जनता भी मानती कि हाँ ये सच है। तो इस पे अगर जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी चीज में कमियां नहीं है, 100% सब सही है, बिल्कुल नहीं, कुछ लूप फॉल हो सकता है। लेकिन जब विपक्ष उठा ही रहा है ऐसे मुद्दों को जो तुरंत ही वो घुल मिल जा रहा है या खत्म हो जा रहे हैं उसकी सारी चीजें, तो यहाँ विपक्ष को थोड़ा और मजबूती से काम करने की जरूरत है। प्रॉब्लम यह है कि विपक्ष जैसे ही इलेक्शन आता है उसके 4-5 महीने पहले जगता है, या उसको लगता है कि मेरे किसी स्टेट में सरकार चली जाएगी, नहीं बनी तो जगता है। बिल्कुल। उसको 5 साल एक्टिव रहना पड़ेगा, 5 साल धरातल पे काम करना पड़ेगा। अगर वो हार भी गया कहीं से तो उसको वहाँ एक्टिव रहना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर मान लीजिए राहुल गांधी जो है अपनी यूपी वाले सीट से हार गए, उसके बाद कितनी बार गए, कितनी बार विजिट किया उन्होंने? बिल्कुल नहीं, है ना। वो 2 जगह से लाइक पहले हारे हुए थे, नहीं वहाँ से पहले हारे थे जहाँ से स्मृति ईरानी जीती थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा विजिट नहीं किया। हाँ, उसके बाद उन्होंने
दूसरी बार लड़ा, अमेठी से भी जीत मिली उनको, वायनाड से भी उनको जीत मिली। जी, वहाँ से भी। उन्होंने अमेठी छोड़ दिया, नहीं अमेठी में अभी हैं, वायनाड में वायनाड में उनकी अपनी बहन को, हाँ प्रियंका जी को उन्होंने सीट दिया, जी, प्रियंका जी को है उन्होंने ना, उन्होंने सीट दिया। तो मेरा मतलब यही है कि अपनी दायित्व को निभाना, वहाँ पे खुद को प्रेजेंट रखना, एटलीस्ट एक्टिव रहना, ये ज़्यादा जरूरी है। तो सिर्फ कहना, जैसे अभी इलेक्शन कमीशन ने उनको बोला कि आप जो है हमें एटलीस्ट कोई क्लोजर रिपोर्ट तो दो जिसपे हम काम करें, तो वो नहीं देंगे, माइक में बोलते रहेंगे। फिर अखिलेश यादव ने बोला कि लाइक जो है हमने 18,000 ऑलरेडी आपको शपथ पत्र दिया है, अलग अलग चीज़ें दी हैं। अब इलेक्शन कमीशन के कोई लाइक डायरेक्टर थे जो किसी न्यूज़ चैनल को कह रहे थे कि अगर ऐसा कोई हमें रिपोर्ट मिलता तो उसकी रिसिप्ट भी मिलती है, वो भी आपको दिखाना चाहिए। तो तमाम चीज़ें हैं। मुझे लग रहा है कि इस विषय पे विपक्ष को और थोड़ा मजबूत होने की ज़रूरत है, मजबूती से काम करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन है, मुझे लग रहा है बेहतर काम कर रहा है। अब देश का अगर आप पूरे वर्ल्ड में अगर आप इंडिया को देखते हैं, भारत को देखते हैं, तो बहुत मजबूत लोकतंत्र है और ये इतना आसानी से लाइक हिलने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो विवेक सर, मेरा आपसे एक सवाल है, जो अभी हमारे पहलगाम हमले में जो हमारे मासूम निहत्थे लोग मारे गए भारत के, तो इसमें एक विपक्ष की ओर से जो विपक्ष ने भी मुद्दा उठाया था, हालांकि उसको उन्होंने हाईलाइट किया था, मैं मुद्दा उठाना तो नहीं कहना चाहूँगा, हाईलाइट किया था, जो ट्रम्प की ओर से आया था कि मतलब उन्होंने एक बयान दिया था, फिर उन्होंने रिमूव कर दिया, फिर उन्होंने वापस बयान दिया कि मैंने सीज फायर करवाया है भारत और पाकिस्तान के बीच, ऑपरेशन तो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी इस पे क्या राय है? मुझे लग रहा है कि ट्रम्प को आप अगर कोई भी, मुझे लग रहा है ना, एक कोई 8वीं 10वीं क्लास का बच्चा भी होगा जी, अगर वो ट्रम्प को एनालाइज करने की कोशिश करेगा, जैसे किसी भी देश का अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष है ना, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, तो उसकी बातों की कुछ कीमत होती है, कुछ वैल्यू होती है। ट्रम्प जो है एक बिजनेस माइंडेड पर्सन है, दूसरी बार उनको अमेरिका में मौका मिला है ना, और जी जी बिल्कुल, और उसके साथ साथ में उनके अपनी बातों का बहुत ज़्यादा वैल्यू मुझे लग रहा है कि बहुत सारे उनके अपने देश में भी, यानी अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे उनके ही जो लोग हैं, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, वही उनकी बातों को अंडरलाइन करते रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ जैसे लोकल में बोलते हैं कि बड़ बोला, जी जी जी, तो थोड़ा ऐसा वाला उनका कुछ नेचर है। अब जहाँ तक सवाल ये है कि कोई भी देश है, जैसे मान लीजिए कि रशिया है और यूक्रेन है, उनके बीच में युद्ध चल रहा है, 2-3 सालों से युद्ध चल रहा है। जी बिल्कुल, लगभग सभी को पता है कि रशिया उसमें बहुत स्ट्रांग है, उसमें कुछ कहने वाला विषय नहीं है। लेकिन यूक्रेन जो है लड़ाई लड़ रहा है, चाहे हार रहा है, अपनी बहुत सारी जमीनों को उसने खो दिया है, बिल्कुल, बहुत सारे जवानों को खो दिया है, मतलब उसकी बहुत नुकसान हुई है। उसके बावजूद भी एटलीस्ट वो खड़ा है, लड़ाई तो लड़ रहा है ना। बिल्कुल। अब लड़ाई लड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूक्रेन जो है कैपेबल है कि रशिया को हरा सकता है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। यूक्रेन के पीछे जो देश खड़े हैं, एटलीस्ट उनको एनालाइज करना पड़ेगा। आज जो ट्रम्प जो हैं, वो अगर वो कह रहे हैं कि लाइक भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने सीज फायर करा दिया, तो उसमें भारत ने उनको कोई फ़ोन नहीं किया था कि भाई तुम कोई पैरवी करो और ये जो है युद्ध को रुकवा दो जी, या कोई मोदी जी ने या अमित शाह जी ने फ़ोन उनको नहीं किया था कि भाई रुकवाओ, है ना। पाकिस्तान जब पिट रहा था, पाकिस्तान के जब अपनी कई एक जगह उसकी खो गए हैं, जब पता चला कि ये बिल्डिंगें गिर रही हैं, यहाँ पे मेरे आतंकवादी गिर रहे हैं, मर रहे हैं, सारी चीज़ें, तो उसने जो है फ़ोन किया ट्रम्प को। वो रोना, अब वो रोएगा ना कहीं जी बिल्कुल, कि भाई मुझे बचाओ, माफ़ करो, या मैं पिट रहा हूँ। तो वो डेफिनेटली अभी क्या बोला नरेंद्र मोदी का, अगर आप बयान हाल फिलहाल के दिनों में सुनेंगे, उन्होंने क्लियरली बोला कि उनके ही कैबिनेट के लोगों ने फ़ोन किया मोदी जी को, मोदी जी ने कॉल नहीं पिक किया, किसी भी कारणवश कोई मीटिंग या कोई जो भी चीज़ें थी। उसके बाद जब दोबारा बात करने की उन्होंने प्रयास करी, तो एक तरीके से उन्होंने ये एक मतलब लाइक डिस्कशन हुई सिर्फ कि लाइक पाकिस्तान ऐसे ऐसे आगे कुछ कर सकता है, ऐसा करके, मतलब एक होता है ना कि कई एक बार उसको भी मैं कह सकता हूँ कि कुछ मिला करके आगे प्रेजेंट करना है कि जिसकी वजह से भारत बोले कि अरे नहीं नहीं आप ये हमला रुकवा दो या चाहे कुछ भी कर दो। हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि मोदी जी ने उस पर ऐसा कुछ भी बोला या कोई भी बयान दिया। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा कि कोई भी युद्ध जो होता है, युद्ध को आपको समझना पड़ेगा। युद्ध जो है कोई ये बच्चों का खेल नहीं है कि आज आपने शुरू कर दिया और मतलब सब खत्म हो गया या कुछ भी। जैसे मैं देख रहा था, लोग कह रहे थे पीओके के वापस लाओ, ये करो वो करो, सारी चीज़ें। देखो, हम भी देश के नागरिक हैं, हमारी एक उम्मीद होती है। अगर पर्सनली ये पूछेगा तो मैं भी चाह रहा था कुछ दिन और चलता, कुछ दिन और चलता।
तो ये कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म नहीं है कि गेम चल रहा है और हम डेली न्यूज़ में देख रहे हैं और एंटरटेन हो रहे हैं। कोई न्यूज़ वाला कह रहा है ये कब्जा हो गया, कोई उधर से कह रहा है वो कब्जा हो गया, सारी चीज़ें। युद्ध को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। किसी भी अगर बड़े लेवल पे युद्ध को जीतना होता है या बड़े लेवल पे युद्ध को चलाना होता है तो उसकी तैयारी बहुत लंबी होती है, उसकी प्रिपरेशन बहुत लंबी होती है। अगर आप इंदिरा गांधी के समय पे 1971 के युद्ध को देखेंगे तो उसकी प्रिपरेशन बहुत लंबे समय से थी। उसकी सारी तैयारियां, कहाँ से हथियार लेना है, क्या करना है, कौन सी टीम लगेगी, क्या क्या चीज़ें करना है, ये आप एक युद्ध का बहुत छोटा हिस्सा कह सकते हैं जहाँ पे हमें एक तरीके से रिएक्ट करना था कि भाई हमारे मासूम लोगों के साथ आपने कुछ किया है। क्योंकि ये हमला किसी आर्मी पे, किसी मतलब गवर्नमेंट के चीज़ों पे नहीं थी, यहाँ सिविलियंस के ऊपर हमला था। और किसी भी देश में सिविलियंस के ऊपर अगर कोई दूसरा देश है उससे रिलेटेड लोग अगर हमला करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपने मासूम लोगों को मार दिया, सिविलियंस को मार दिया, तो रिएक्ट करना बनता है। और गवर्नमेंट ने क्लियरली, अगर आप मोदी गवर्नमेंट्स के जो भी लोग प्रेजेंट कर रहे थे या लाइक नेवी के लोग, आर्मी के लोग या एयरफोर्स के लोग जो प्रेजेंट कर रहे थे उस टाइम पे, अगर उनके बयान को आप सुनेंगे तो उनका क्या था कि भाई हमारा कैलकुलेटेड रिएक्शन है। मतलब हमें आपके सिविलियंस को नहीं मारना है, हमें आपके कोई फालतू चीज़ों को बर्बाद नहीं करना है। जो लोग मुझे लग रहा है कि इन्वॉल्व हैं, जो लोग जो है इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, जो लोग इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, हम उन्हें टारगेट कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि अभी ये सिर्फ रिएक्शन है, ट्रेलर इसके बाद अगर तुमने कुछ किया तो फिर अलग चीज़ होगा। अच्छा, गवर्नमेंट ने तो ये भी नहीं बोला ना कि ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया है, ऐसा बोला है क्या? नहीं बोला है। हो सकता है कि गवर्नमेंट उसकी तैयारी कर रही होगी, लंबे युद्ध के लिए लंबी तैयारियां होती हैं। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान भी तैयारी कर रहा हो, है ना। कोई भी युद्ध के लिए ऐसा थोड़ी है कि पाकिस्तान हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है, पिटता है हर बार, लेकिन पिटने के लिए भी वो ज्यादा ना पिट जाए तो अपना बचाव तो करेगा ना, एटलीस्ट बचाव के लिए तैयारी कर। आप समझ रहे हैं ना। तो ये बड़बोलापन का हिस्सा है केवल कि मैंने ये रुकवा दिया, वो रुकवा दिया। कभी भी कोई हमारे कैबिनेट मंत्री या किसी ने भी कुछ बोला हो, मोदी जी ने बोला हो कि तुमने रुकवाया है? उन्होंने तो अपने बयान में बिल्कुल क्लियरली इस चीज़ को डिनाई किया और कभी मुझे लग रहा है कि मतलब उनको कोई इंपॉर्टेंस तक नहीं दी। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारे यहाँ विपक्ष में है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके पॉइंट पे बोल रहा था कि बेस पे काम नहीं करना है, पॉइंट को पकड़ना है। मतलब ये सोचना भी नहीं है कि लाइक इससे हमारे इंटरनेशनल रिश्तों पे या इंटरनेशनली जो भी लोग सुन रहे होंगे उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं सुनना है। वहाँ से बयान आया, उसको राहुल जी ने फॉलो किया और तुरंत अपने ट्विटर पे और अलग अलग जगहों पे लिखना शुरू कर दिया उन्होंने, या बयान देना शुरू कर दिया कि उन्होंने कराया, उन्होंने कराया। अरे भाई, आप देश के हिस्सा हो ना, देश के साथ रहो ना कम से कम। आप किसी सरकार पे सवाल नहीं उठा रहे हो, आप जो है आर्मी पे सवाल उठा रहे हो, हमारे जवानों के मनोबल को गिराने की कोशिश आप कर रहे हो। बिल्कुल। पाकिस्तान में इतना कुछ नहीं हो गया है कि लाइक इतना मतलब उसने ये गिरा दिया, वो गिरा दिया। आप क्या सो रहे हो? देख नहीं रहे आपको क्या चीजें चल रही है? बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ट्रम्प का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर इंपॉर्टेंस होता तो भारत के ऊपर टैरिफ लगाने के बाद भी इंडिया क्या झुक गया है? बिल्कुल नहीं झुका है इंडिया। मुझे लग रहा है इंडिया के लिए उन्होंने एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी है कि वो जो है जिस चाइना से दूरियां बढ़ा रहा था आज नजदीक आ रहे हैं। अरे चाइना भी तो एशिया के हिस्सा है ना, हमारा पड़ोसी भी है। बिल्कुल, हमारे ब्रिक्स का हिस्सा है। हाँ, उसके अलावा रसिया है, वो ऑलरेडी हमारे साथ है। तो मुझे लग रहा है कि इस पे एक बहुत अच्छा काम, हाँ थोड़ी टाइम के लिए किसी भी देश का अगर कोई टैरिफ लग रहा है या कोई भी कंटिन्यूटी अगर मेंटेन है और उसमें अगर कुछ रुकावटें हो रही हैं तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि दूरगामी उसके कोई बहुत बड़े बुरे परिणाम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसमें इंडिया बेहतर खुद को प्रेजेंट करेगा और बहुत बेहतर तरीके से खुद को प्रेजेंट कर रहा है। और ट्रंप का इससे कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप को आदत है, आपने देखा होगा हर दूसरे तीसरे दिन बयान देना कि मैंने भारत, आप देखो जब भी मीडिया कहीं मिली, भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, अब मैं रूस और यूक्रेन का रुकवाऊंगा, भारत पाकिस्तान का रुकवा दिया, अब इनका रुकवाऊंगा। बस केवल अपने मतलब एक होता ना तारीफ। अब पाकिस्तान ने रोया है वहां पे, उसको सहानुभूति मिली है जी, उसको आगे कोई कमिटमेंट मिली होगी कि तुम्हें बंदूक दूंगा, राफेल दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, तो वो उनकी तारीफें कर रहे हैं। इंडिया को कोई जरूरत नहीं है, तो वो ट्रंप की कोई वैल्यू भी नहीं दे रहे। बस इतनी इंपॉर्टेंस है ट्रंप की। ओके सर, धन्यवाद ये डाउट क्लियर करने के लिए हम सबका। और जैसा मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको क्या लगता है सर कि देश में अब जो मोदी जी की लहर है, बीजेपी की लहर है, जो मैं कहना चाहूँगा, तो कांग्रेस को या फिर कोई भी विपक्ष पार्टी हो, क्योंकि बाकी नेशनल पार्टी में जहाँ तक मेरा मानना है या आप भी शायद मानते होंगे, कांग्रेस के अलावा दूसरी कोई उतनी बड़ी नेशनल पार्टी है नहीं फिलहाल इस देश में जो बीजेपी से टक्कर ले सके। तो जो ये इंडी अलायंस है, गठबंधन है, ये क्या लगता है आपको कौन से साल में ये वापस
मतलब कमबैक इनका जिसको बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में कमबैक होने वाला है, क्योंकि बीजेपी जो है उनके 15 साल होने वाले हैं। आपको क्या लगता है कब तक विपक्ष राज, मतलब उनका टर्न जिसको बोलते हैं टर्न कब आएगा इस देश पे, मतलब अपना छवि एक छोड़ने का, गद्दी पकड़ने का? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक अगर विपक्ष का सवाल है, या आप उसे बोलें यूपीए या इंडिया अलायंस जो भी उन्होंने उस पर बनाया है, उसका अगर सवाल है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये होता है कि कुछ होती है ना महत्वाकांक्षा वाली चीज़ें होती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि बीजेपी का जो काम करने का तरीका है ना, वो बाकी विपक्ष से थोड़ा अलग है। अलग कैसे हैं? क्योंकि विपक्ष के जो लोग हैं, या विपक्ष में बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कुछ परिवार से या कुछ लोगों के द्वारा उसको कंट्रोल किया जा रहा है ना। मुझे लग रहा है कि उस नैरेटिव को लोगों के बीच तक पहुंचाना, उसको प्रेजेंट करना, उसकी अच्छी प्रेजेंटेशन देना। जो राहुल गांधी आज इलेक्शन पे अलग अलग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, गलत सही जो भी उसका अलग ओपिनियन होगा, तो मुझे लग रहा है बीजेपी इसमें बहुत सफल रही है ना। लोगों के माइंड में डालना कि देखो ये परिवार के लोग हैं, ये कुछ लोग हैं जो इस संगठन को चला रहे हैं, कुछ अपने लाभ, कुछ अपनी हित के लिए इस पद पे बने हुए हैं। अगर चाहे वो उस काम में सफल नहीं भी हैं, उस काम को बेहतर नहीं भी कर सकते हैं, फिर भी उस पद से चिपके रहना चाहते हैं, हटना नहीं चाहते हैं। बीजेपी ने उसको प्रेजेंट किया कि हमें, अगर हमारे लोग कुछ बेहतर कर सकते हैं, उस पद के लिए जरूरी हैं, या उस पर अच्छा काम कर सकते हैं तो ही रहेंगे, अदरवाइज नहीं रहेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी के अंदर मतलब बहुत सारे एक ही परिवार से दो लोग नहीं होंगे, लेकिन तरीका थोड़ा उनका अलग है काम करने का। जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि अब किसी के बीजेपी में किसी के फादर सांसद होंगे और वो आज वो पार्टी कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा होगा, कल उसको किसी विधायक का टिकट मिला होगा, कल वो एक अलग चीज़ें होगी। देखिए, कहीं भी अगर हम काम पे हैं या किसी पार्टी में हैं, तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस मिल जाना या थोड़ी बहुत चीज़ें मिल जाना वो अलग बात होती है। लेकिन अब मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी है, अब अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो लाइक गांधी परिवार से ही बने, या फिर कोई अध्यक्ष बनेगा वहीं से बने, या अलग अलग जो पार्टियां हैं, तो ये फिर इस नैरेटिव को ना सही तरीके से प्रेजेंट करने में बीजेपी सफल रही, पहली बात तो। अभी क्या है कि, और दूसरा, अगर आप मुद्दों की बात करेंगे, अब अगर मान लीजिए कि आज विपक्ष है, तो विपक्ष का यही नैरेटिव क्लियर नहीं है कि अगर मान लीजिए कि आज इलेक्शन हुआ, विपक्ष को अलग अलग स्टेट में कुछ सीट अगर आए, वो मिलकर भी अगर सरकार बनाने की कोशिश करे। जैसे मान लीजिए कि अभी अगर आप देखिएगा तो नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को खास करके, है ना, कोई 100% सीटें तो नहीं मिली ना कि जिससे वो सरकार बना सके। उन्होंने भी अलग अलग सपोर्ट लेकर के सरकार बनाया, या फिर इंडिया अलायंस को पहले ही थोड़ा ब्रेक डाउन करके उन्होंने सरकार में शामिल किया। आप समझिए, अगर विपक्ष में ये क्लैरिटी होता, विपक्ष में एक विजन होता, तो वो काम तो वो भी कर सकता था, अभी भी सरकार बना सकते थे, लेकिन वो बनाए नहीं बना पाए। उसका रीजन, क्योंकि अगर सरकार बन भी गई तो सबसे बड़ा बात कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं ये मंत्री बनूंगा तो मैं वो मंत्री बनूंगा। तो क्या है ना कि यहाँ पे जो है अपनी महत्वाकांक्षाएं ना बहुत पहले है, मतलब अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी लाभ पहले है, अपना पद दिखाना पहले है, और वो चीजें आज के समय में लोग समझ रहे हैं उस चीज को, क्योंकि बीजेपी ने उसको सही से प्रेजेंट किया है और लोगों के दिमाग में डाला है कि ये समझना जरूरी है, क्योंकि इससे देश के विकास में, आपके विकास में, आपकी जरूरी जो काम होने थे उसमें बहुत पीछे रह जाएगा देश। और वो लोग जो हैं समझना अभी शुरू कर चुके हैं, और यही रीजन है, चाहे मैं हूं, आप हूं, चाहे इवन मैं कह रहा हूं जो कांग्रेस के भी वोटर होंगे, हो सकता है किसी रीजन से कांग्रेस को वोट कर रहे होंगे या बीजेपी को नहीं सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन इस बात को बखूबी वो समझ रहे हैं। आप ये मत समझिए नहीं समझ रहे हैं। तो जहां तक आपका सवाल ये है कि बीजेपी अभी तीसरी बार जीत कर आई है, लगभग 11 साल हो गए सरकार में मोदी जी को, तो ऐसा कांग्रेस को कब मौका मिलेगा? कांग्रेस को तब मौका मिलेगा जब वो बीजेपी के रंग में लाइक या उसके प्लेटफॉर्म पे चलना शुरू करेगी। चीजें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर आज कोई मैकडोनल्ड को टक्कर दे रहा है, चाहे बर्गर सिंह हो या कोई भी, उसके प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहा है ना, कुछ चीजें कॉपी कर रहा है ना, तो करना ही पड़ता है। और उसका मैं उदाहरण भी आपको दे सकता हूँ, ऐसा नहीं आज कांग्रेस के बहुत सारे लोग देखेंगे और कमेंट करेंगे कि नहीं कर सकती, उसका नैरेटिव अलग है, इनका नैरेटिव अलग है, उनका एक सोच अलग है, इनकी सोच अलग है। मान सकता हूं अलग है, क्योंकि विचारधारा अलग है, तभी दो पार्टियां चल रही हैं। लेकिन कुछ चीजें, कुछ जो गाइडलाइंस हैं, कुछ जो रूल एंड रेगुलेशन है, जैसे बीजेपी कर रही है उनको भी करना पड़ेगा। क्या है, अगर आज जो है राहुल गांधी को अध्यक्ष पद से हटा करके और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अगर बनाया गया अध्यक्ष, तो वही तो रीजन है, और क्या है। वो अलग बात है कि फिर भी वो बहुत क्लोज है उनके,
जी और बहुत सारे कांग्रेस के ही लोग नाराज थे उस टाइम पे जी। कि लाइक मुझे मिलना चाहिए था, मुझे मिलना चाहिए था, चाहे मैं बनता। जी जी थोड़ा बहुत भी चेंजिंग आपको दिखा ना, जी मैं इसको बहुत माइनर चेंज मानता हूँ। कल को उनको और भी चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी भी आप देखिएगा कि मुझे नहीं लग रहा है कि खड़गे जो है 100% अपने तरीके से सारे डिसीजन को लेते होंगे या ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो साफ डेफिनेटली पता उसमें गांधी परिवार का बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। बिल्कुल बिल्कुल आने वाले टाइम पे जब ये चीजें दूर होगा, और जिस तरीके से राहुल गांधी आजकल पैदल यात्रा कर रहे हैं, जी अपने आप को अलग प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल इश्यूज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जी तो अभी अपने हिसाब से वो जी तोड़ मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यही मेहनत थोड़ी और डेवलप होगी, इसी रूल एंड रेगुलेशन में थोड़े और बदलाव आएंगे। बदलाव और जब कांग्रेस के लोगों को लगेगा कि हाँ अब हमारी पार्टी जो है एक नियम के मुताबिक, एक लॉ के मुताबिक, एक गाइडलाइंस के मुताबिक कर रही है। क्योंकि बीजेपी ने क्या प्रेजेंट किया कि बीजेपी ने ये प्रेजेंट किया कि बीजेपी का एक कोई पार्टी भी है, कोई कार्यकर्ता भी है, तो वो भी अगर 100% ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, 100% अपना टाइम दे रहा है, तो उसको कल को किसी पद पे मौका मिल सकता है। और कांग्रेस ने इस नैरेटिव को डिरेल कर दिया। कांग्रेस का मतलब ये है कि कोई अगर कार्यकर्ता है तो लगभग वो वहीं उसी के आसपास रह जाएगा। एक छोटा मोटा कोई टिकट मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। वो ये उम्मीद नहीं कर सकता है कि वो प्रधानमंत्री बन सकता है, ये उम्मीद नहीं कर सकता है कि वो पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। और इस नैरेटिव को बीजेपी ने तोड़ा। तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है, कल को अगर आपको मौका मिलेगा कि आप किसी पार्टी से जुड़िए, एक कार्यकर्ता के पद से ही शुरुआत करिए, तो आप वहीं तो जुड़ने की कोशिश करेंगे जहां पे आपकी मेहनत की और आपकी कद्र होगी, और जहां ये लगेगा कि मेरी मेहनत रंग ला सकती है कल को, वहां थोड़ी आप मेहनत करिएगा। जहां पता होगा कि चाहे मैं जी तोड़ मेहनत कर लूं लेकिन मुझे कुछ चीजें तो मिलनी ही नहीं है। बस यही नैरेटिव जिस दिन चेंज होगा उस दिन सरकार बदलेगी, नहीं चेंज होगा तो मोदी जी को मौका मिलेगा। और यही रीजन है कि अगर आप देखिएगा तो बहुत कॉन्फिडेंस से, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह जी हो, वो बोलते हैं कि अभी हम सरकार में हैं और अभी रहेंगे, आप 15-20 साल अभी साइड रहिए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग इतनी जल्दी अपने आप में चेंजेस नहीं लाने वाले हैं। ये रीजन है। तो सर मैं आपको कुछ लोगों के नाम बताऊंगा, आपको वन लाइनर में आंसर देना है। वन लाइन में, एक वर्ड में, अगर आप चाहे एक वर्ड में देना चाहे तो दे सकते हैं। पहले राहुल गांधी। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी एक स्ट्रगलर हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं और पहले से कुछ परिवर्तन अपने आप में लाया उन्होंने। अभी बहुत चेंज करने की खुद को जरूरत है और एक बेहतर विपक्ष का भूमिका निभाने की उनको कोशिश करना चाहिए। तो एक तरह से स्ट्रगलर। ओके। तेजस्वी यादव। अगर तेजस्वी यादव के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात कर रहे हैं तो बिहार के एक मजबूत विपक्ष के नेता हैं। और अगर मैं उनकी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो मुझे लग रहा है कि लालू यादव जी के बाद उन्होंने अपनी पार्टी को संभालने में बखूबी बहुत अच्छी मेहनत करके और अच्छी भूमिका निभाया उन्होंने। और मुझे लग रहा है कि अगर उनके जैसे भाई हैं तेज प्रताप, थोड़ा उनको भी अगर आप संभाल के कंट्रोल करके चलाने की वो कोशिश करते हैं, हालांकि उनकी अपनी कुछ सोच और कुछ महत्वाकांक्षाएं होंगी या चीज़ें होंगी, तो थोड़ा और इस इलेक्शन के लिए शायद बेहतर होता। और अखिलेश यादव मुझे लग रहा है कि सेम परिप्रेक्ष्य में ही है, क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से लाइक संभाला है, लाइक मुलायम सिंह यादव जी के बाद से, या फिर बीच में जैसे उनके चाचा भी चले गए थे, उनको भी साथ में लेकर के आना, संभालना और एक बेहतर विपक्ष की भूमिका में है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा है उनका रोल इस जगह पे। और एक महत्वपूर्ण सवाल, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आपसे जानना चाहता था पहले भी। आप चाहे तो वन लाइनर नहीं, आप इनके बारे में आप लंबा भी कुछ बोल सकते हैं। ममता बनर्जी। देखिए, अगर आप इसमें, मुझे लग रहा है कि जैसे आपने सवाल में ही बोला कि थोड़ा लंबा जा सकता है, लंबा इन द सेंस कि थोड़ा उस आपको समझना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। अगर जैसे मान लीजिए कि हम लोग जहाँ से हम लोग आते हैं या जिस तरीके के हम न्यूज़ चैनल और बाकी चीज़ें देखते हैं, तो हम भी अगर त्वरित तौर पे सोचने की कोशिश करेंगे, यानी कि बहुत तुरंत अगर हम सोचने की कोशिश करेंगे तो ये लगेगा कि वो देश विरोधी हैं या बहुत सारी चीज़ें जो अलग अलग कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करते हैं, या आप समझिए एक विशेष समुदाय को, हाँ ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका रीज़न होता है कि देखिए, मैंने जैसे बोला ना कि बीजेपी उस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश करती है। वो अपने जगह पे गलत नहीं है बीजेपी। देखिए, कोई भी पार्टी अपनी जगह बनाने की कोशिश तो करेगी ना, उसका अधिकार है, राइट है। बिल्कुल, पार्टी बनाए ही उसने इसलिए है। बिल्कुल, तो बीजेपी अपने तरीके से उस नैरेटिव को सेट करेगी और ममता बनर्जी अपनी तरीके से उसको अपनी डैमेज कंट्रोल को या अपनी जगह को बचाने की कोशिश करेंगी। अब बचाना शब्द मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि लंबे टाइम से वहाँ वो सरकार में है, तो उनको बचाना है अपनी सरकार को, और इनके पास तो है ही नहीं सरकार, तो इनको बनाना है।
बिल्कुल। है ना, तो ये तो और डैमेज को प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अब दोनों में क्या है, आप समझिए इस पॉइंट को, वहाँ पे अगर आप बंगाल के को समझने की आप कोशिश करिएगा, तो एक तो जैसे मान लीजिए वहाँ पे बंगला बोला जाता है, यानी बंगाली बोला जाता है। उसके बाद एक महिलाओं में जो उनकी पकड़ है ना, खास करके चाहे किसी भी कम्युनिटी की महिलाएं हैं, आप देखिएगा उनको अलग अलग पेंशन स्कीम देना, बाकी चीज़ें देना, एक पकड़ जो है ना, उनको उसको मजबूत किया उन्होंने। अब अलग बात है कि क्या होता है, कहीं भी होता है, कहीं भी जब लंबे टाइम से सरकार चल रही हो और एक लंबा जब समय हो जाता है ना, तो पता होता है ये हमारे पार्टी के लोग हैं, इनसे जुड़े हुए ये लोग हैं, एक कनेक्ट क्रिएट हो जाता है। अब क्या होता है कि कुछ लोग जो उस पार्टी से नहीं हैं या उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पीड़ित हो जाते हैं वहाँ पे, कहीं भी। इसीलिए देखिए, लोकतंत्र में वोटिंग का अधिकार या 5 साल में आपको निर्णय लेने का अधिकार क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया है कि एक आप एनालाइज करिए, चेंज करिए। चेंज से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। सरकार जब बदलती है तो बहुत सारे पदों पे अधिकारियों को बदला जाता है, उनके काम को बदला जाता है, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। उससे क्या होता है कि एक दबदबा नहीं क्रिएट होता है, और पब्लिक भी खुल के अपने कामों को करवा पाती है, और पब्लिक भी खुद को कनेक्ट कर पाती है। जब सरकार एक ही रहेगी, पद पे वही लोग बने रहेंगे, उन्हीं के द्वारा चुने गए लोग और भी छोटे छोटे पदों पे काम करेंगे, और जो उनके सपोर्ट में होंगे या जो उनकी बातों को मानने वाले होंगे, समझने वाले होंगे, उनका तो हो जाएगा। जो उनके विरोध में जाएंगे, जो उनकी बातों को नहीं मानेंगे, उनकी बातों से सहमत नहीं होंगे, डेफिनेटली उनको उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हर 5-10 साल पे सरकार को बदलना जरूरी है, ऐसे लोगों को करना चाहिए। में चलता आ रहा है। हाँ, अब लंबे टाइम से सरकार है तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें उनके पास हैं, उनके हिसाब से चल रहा है, और जो अब उससे पीड़ित हैं, अब उनकी आवाज़ दब जाती है वहाँ पे। और वही चीज़ें हम जब वीडियोस में अलग अलग जगह देखते हैं तो आपका भी खून गर्म होता होगा, मेरा भी होगा, बाकियों का भी होगा। देखो ममता बनर्जी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, यहाँ कार्रवाई नहीं कर रही हैं, इनको जेल में नहीं डाल रही हैं, इनके ऊपर FIR नहीं कर रही हैं, सारी चीज़ें। तो मुझे लग रहा है लोकतंत्र की यही एक खूबसूरती है, इस समय समय पे एक चैलेंजेस जनता देते रहे पार्टियों को, जिससे एक विकास भी बढ़ता है और हर लोगों के विकास हो पाती है। अब जैसे मान लीजिए कि एक छोटे से तौर पे मैं उदाहरण देता हूँ, सपोज करिए 100 लोग हैं जी, और 100 लोगों का कोई एक लीडर है, जीता हुआ लीडर, एक डेफिनेटली हारा हुआ होगा जो विपक्ष का होगा। अब सपोज करिए कि 100 में से 70 लोगों ने उसको वोट दिया और वो जीत गया। अब उनका जो है लीडर यानी नेतृत्व वो कर रहा है, जिसको वोट मिली, जो जीता है, उन 70 का 30 लोग डेफिनेटली उसके विचारधारा से सहमत नहीं है, उसके काम से सहमत नहीं है, 30 लोग दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं जो हारा हुआ है। अब आप समझिए, अब जो है एक ही व्यक्ति हर बार जीतता रहे, हर बार उसको 70 लोग वोट करेंगे, वो जीतेगा, तो डेफिनेटली उनके ही फेवर में तो वो काम करेगा। बिल्कुल, फेवर इन द सेंस कि वो उनकी इंपॉर्टेंस को पहले देखने की कोशिश करेगा। हालांकि लोकतंत्र में ये कहता है कि आप सबके नेता हो, सबके लिए खुद को कर रहे हो, हाँ, लेकिन डेफिनेटली जो लोग उसके वोटर हैं, जो लोग उसके सपोर्टर हैं, उनके पक्ष में तो कुछ करेगा ना वो। जी बिल्कुल। अब वो 30 लोग तो लगभग खुद को पीड़ित ही महसूस करेंगे, उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए कि फिर अगली बार वोट हुआ, जो दूसरा था उसको मौका मिला, तो वो उन 30 लोगों का भी ध्यान रखेगा, और उसको ये भी देखना है कि इन 70 लोगों में से भी कुछ लोगों का ध्यान रखना है जो मेरे पक्ष में आए, जैसे तैसे इस बार आए हैं, क्योंकि उसने बात मनवाई होगी, कुछ वादा किया होगा, कुछ कमिटमेंट किया होगा कि मैं आपके साथ भी हूँ, इनके साथ भी हूँ, आपके लिए भी मैं खड़ा हूँ, इनके लिए भी खड़ा हूँ। अब वो दोनों तरफ से कुछ मैनेज करने की कोशिश करेगा, तब क्या होगा, थोड़ा सा पैरेलल अब डेवलपमेंट होता है। हो सकता है कि वो लोग पानी बाढ़ से पीड़ित हो 30 लोग, तो बाढ़ के लिए कुछ करेगा, हो सकता है ये सूखे से पीड़ित हो तो इनके लिए कुछ करेगा। तो बैलेंस बनाने के लिए जो है लोकतंत्र में वोट और सरकारों का बदलना और एक मजबूत विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, उसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वन लाइनर पे आते हैं फिर, जैसा हम खेल रहे थे वन लाइनर, असदुद्दीन ओवैसी। देखिए, अगर आप उनके बारे में अगर आप बात करेंगे, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, एक तो बहुत पढ़े लिखे इंसान है, बिल्कुल समझदार इंसान है ना, बिल्कुल। मुझे लग रहा है देश के परिप्रेक्ष्य में आप बात करिएगा, एक उनकी अच्छी आदत जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप देखिएगा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम हिंदू मुस्लिम के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं कि वो उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो बहुत सारी पार्टियों में है ना, बिल्कुल। लेकिन क्या है कि अगर आप देश के परिप्रेक्ष्य में बात करिएगा, उस इंसान में एक अच्छी क्वालिटी ये है कि जब भी वो देश से बाहर जाते हैं, और चाहे गए होंगे, चाहे पाकिस्तान के आप इंसिडेंट को देख सकते हैं अलग अलग जगहों पे, तो वो देश के अगेंस्ट ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं या ऐसा कुछ माहौल क्रिएट नहीं करते हैं जिससे कि देश की बदनामी हो। बिल्कुल बिल्कुल। किसी के दिल में क्या है अलग एक विषय है, प्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, या अगर कहीं भी अगर इंटरनेशनल रिश्तों की बात हो और जहाँ पे लग रहा हो कि अगर सरकार की तरफ से खुद को प्रेजेंट करना है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी अगर प्रेजेंट करना था तो बेहतर उन्होंने खुद को प्रेजेंट किया, है ना।
अब होती हैं कुछ चीज़ें कम्युनिटी को, अगर वो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके हक में कोई चीज़ें लग रहा है तो डेफिनेटली वो इंसान प्रेजेंट करेगा ही करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब हमें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे अलग बात है, हमारे लीडर हमारे खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं, तो अपने जगह पे वो ठीक है मेरे हिसाब से। अब ये थी विपक्ष के कुछ नेताओं के लिए। अब पक्ष में आते हैं, पहले नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी मुझे लग रहा है एक बहुत डायनेमिक लीडर हैं, और उनका होना या हमारे लिए प्रधानमंत्री के रूप में जो वो मिले हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे आप महसूस भी करेंगे उस चीज़ को, जो एक वर्किंग कल्चर था, जिस तरीके से देश चल रहा था या जिस तरीके से एक लोगों की सोच थी। क्योंकि देखिए एक नेता, एक लीडर का काम ये नहीं होता है कि वही 100% हर काम को करेगा। आप समझिए, एक नेता और एक लीडर का काम होता है डायरेक्शन देना, ऊर्जा लाना। हमारा देश जो है आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यंगस्टर है यहाँ पे, जो लगभग जो है 20, 22, 25 साल, 27 साल के एज में आपको मिलेंगे। अब यंगस्टर को अगर आपने बेहतर डायरेक्शन नहीं दिया, या फिर उसके अलावा बेहतर आपने उनको, आप समझिए ना, एक यंग कंट्री है, एक यंग देश है, यंगस्टर है वहाँ पे, आपने अगर उसको सही डायरेक्शन में नहीं ले गए ना, उस एनर्जी का अगर आपने सही इस्तेमाल नहीं किया ना, तो वही यंगस्टर, वही लोग जो है आपके लिए कभी खतरनाक भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? उसका रीज़न ये है कि वो नशे के लत में पड़ सकते हैं, गलत काम के लत में लग सकते हैं, उनको काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो वो लाइक एक दूसरे को मारना, पीटना, लूटना, ये सब करना, कुछ भी हो जाएगा। बहुत सारे देश देखिए इस समय बर्बाद हो गया है। तो एक लीडर का जो काम होता है वो पहले अपने पक्ष में लोगों को लाना और फिर एक डायरेक्शन देना। तभी आप देखेंगे कि जब नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं लोग लग जाते हैं। बिल्कुल। अगर वो फिट इंडिया की बात करते हैं तो लोग पुशअप करके ये वो करके वीडियो डालते हैं। अगर वो कहते हैं इस देश का सामान नहीं खरीदना है तो कुछ % लोग डेफिनेटली मानते हैं। हो सकता है 2-4% नहीं मानते होंगे, मानते हैं, उसको बेहतर तरीके से फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अगर जिस भी इनिशिएटिव में अगर उनका हाथ होता है तो वो खुद को बहुत बेहतर प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं। और उनका निजी स्वार्थ मेरे हिसाब से बहुत हद तक नहीं है, तो वो देश के लिए मुझे लग रहा है ये बहुत ज़रूरी है। और इस समय जब हमारा डेवलपिंग कंट्री है और उसमें भी यंगस्टर हैं यहाँ पे, तो उनके बारे में मुझे लग रहा है कि क्या ही कहना, मतलब सुपर सब। बिल्कुल सुपर। दूसरे हैं पक्ष के नेता, वन लाइनर में जिनके बारे में जानना चाहूँगा, अमित शाह। अमित शाह जो मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के राइट हैंड हैं और बहुत सारे डिसीजन और बहुत सारी मतलब चीज़ों में उनका एक बहुत मतलब अच्छा हाथ होता है। हाँ। तीसरे हैं हमारे राजनाथ सिंह, डिफेंस में। राजनाथ सिंह को आप देखिएगा वैसे कैबिनेट और बाकी के हिसाब से तो एक तो नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ इंडिया को भी वो प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल। और उसके साथ में उत्तर प्रदेश के लाइक मुख्यमंत्री भी रहे हैं, है ना? जी। और उसके बाद जो है सही है, कैबिनेट में उनकी एक अच्छी पकड़ है और मतलब एक बहुत मतलब स्वाभाविक लीडर हैं। हाँ। बहुत। मैं एक और पक्ष के नेता हैं जिनके बारे में जानना चाहूँगा आपसे। पहले राय बता देता हूँ आपको, कुछ लोगों की राय बता देता हूँ। जैसे बहुत मैंने देखा जनता की राय रही है कि अगर मतलब जैसे मैं पर्सनली, मुझे कुछ लोगों ने बोला है जो मैं बताना चाहूँगा आपको, कि अगर नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बनते हैं तो इनका पीएम होना ज़रूरी है, वो है नितिन गडकरी। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मुझे लग रहा है कि देखिए अब कौन बनेगा नहीं बनेगा एक तो अलग विषय है। हालांकि बीजेपी के एक अपनी क्राइटेरिया हैं, कैसे कैसे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है किसको नॉमिनेट करना है और फिर आगे बढ़ाना है। लेकिन अगर नितिन गडकरी की बात करिएगा तो वो मतलब एक उनका जो विज़न है और उस विज़न में जो क्लैरिटी होती है, और उसके अलावा जिस तरीके से मतलब उनका पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों जगह से एक उनको सपोर्ट भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका रीज़न ये होता है कि जो भी उनको, जैसे उनको लगभग आप देखिएगा स्टार्टिंग से ही लाइक रोड रेल मतलब इन सब चीज़ों के लिए काम मिला हुआ है, और उसको वो कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वेस्ट को यूज़ करके कुछ अलग चीज़ें किया जाए। अलग अलग कंट्रीज जिस चीज़ को फॉलो कर रहा है उसमें और कुछ बेहतर किया जाए, है ना? चाहे आप जितना भी देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, ईवीज़ हों, इसके ऊपर जो काम करना, तो एक अलग लेवल का उनका चीज़ें होता है। जो भी दिल में, एक साफ और स्वच्छ लीडर बोल सकते हैं, जो दिल में होता है वो बोलना और मतलब बिल्कुल खुल के बात करना, सीधी सी बात है। और आने वाले टाइम में ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है अगर बीजेपी की मर्जी हो तो बना भी सकते हैं। हालांकि मुझे लग रहा है वो पद और उसके लिए बहुत ज़्यादा उनका कोई ऐसा होता नहीं है, उनको जो काम मिल रहा है वो दिल से खुश होकर के कर रहे हैं। और सबके पॉपुलर
सब लोगों के बीच पॉपुलर नेता, उनके बारे में आपसे जानना चाहूँगा, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के बारे में मुझे लग रहा है कि सब लोग अच्छे से अवेयर हैं। उनके साथ एक अच्छी प्रशासनिक जो पकड़ है ना, जी या प्रशासनिक स्तर पे जिस तरीके का उनका एक रवैया है वो बहुत बेहतर है, और वही लोगों के लिए उनके दिल में जो है जगह क्रिएट करता है जी है ना। क्योंकि किसी भी राज्य हो, देश हो, उसमें क्राइम हो, प्रशासन को कैसे कंट्रोल करना हो, किस तरीके से लोगों को सेफ और सुरक्षित महसूस कराना हो, जी, बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे लग रहा है उसमें वो बहुत बेहतर और लगभग सफल है। तो सर मेरा एक और इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा आपसे, जो कि मतलब बहुत लोगों ने ये सवाल भी मुझसे कहा है, आरएसएस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बहुत लोग आरएसएस के खिलाफ में, बहुत लोग की प्रतिक्रियाएं ऐसे नहीं है, उनकी विचारधारा अलग होगी, पर उन आरएसएस के खिलाफ जो लोग गलत शब्दों का इस्तेमाल या गलत कहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि मैं अभी नहीं, देखिए अगर आप जैसे मेरी ओपिनियन है ये, मैं ना आरएसएस का कोई सदस्य हूँ, ना ही आरएसएस को मैंने इन्वॉल्व हूँ मैं बिल्कुल डीपली। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्टडी करने की अगर कोशिश करिएगा, प्रॉब्लम आज के टाइम में क्या है ना, कि कोई भी जो लोग हैं, चाहे हमारे जो यंगस्टर हैं या जो सुन रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी नहीं करते हैं या ना करने की कोशिश करते हैं। जो उनको न्यूज़ में दिखता है, जो उनको कहीं पे पढ़ने के लिए मिला, सुनने के लिए मिला, वो मान लेते हैं, उसी के बेस पे अपना कोई ओपिनियन बना लेते हैं। आरएसएस को लगभग अभी 100 साल हो गया है ना। बिल्कुल। आरएसएस का जो काम करने का तरीका है वो बहुत अलग है, और वही जो है लगभग 100 सालों से उसको इतनी बड़ी संगठन के रूप में उभारा है, जिसमें से बहुत सारे लीडर निकल के आए हैं, बहुत सारे विचारधारा के लोग निकल के आए हैं। नरेंद्र मोदी भी उसी आरएसएस से निकले हुए सदस्य हैं। आप समझिए इस पॉइंट को। अब इसमें क्या है कि आरएसएस जो काम करती है, तो वो बहुत एक बेस लेवल पे काम करती है। जी बिल्कुल। अब देखिए, सही गलत होना जो आपका सवाल था, पार्टी होते हैं। अब पार्टी जो शब्द है वो तो लोगों से ही बनता है ना। पार्टी, बिल्कुल, लोग हर प्रकार के होते हैं। अब मान लीजिए कि मैं अगर आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं अगर आरएसएस का सदस्य हूँ, और कहीं पर जाके किसी को थप्पड़ मार दिया, और मैं आरएसएस के ड्रेस में, मैं बाद में कार्ड दिखा रहा हूँ आरएसएस, चाहे किसी ने बोला कि ये तो आरएसएस के सदस्य हैं, इनको थप्पड़ मार दिया, बिल्कुल, तो आरएसएस ने मुझे ये शिक्षा नहीं दी है, नहीं, या आरएसएस तो ऐसी शिक्षा नहीं देगी ना, नहीं, दे रही है तो वो गलत है। नहीं, अब वो उसकी अपनी निजी विचार या निजी कोई चीज़ें होंगी जिसकी वजह से उसने किया, और हम उसी लेवल पे उसको जज करने की कोशिश करते हैं कि आरएसएस ऐसा है। हाँ, विचारधारा से जुड़े हुए लोग, विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग, विचारधारा में घुल-मिल लोग, जो बिल्कुल घुले मिले हों, आज ज्वाइन किया, 2 साल हुआ, 4 साल हुआ, उस हिसाब से नहीं, उनकी और जो उसको प्रेजेंट कर रहा है उसको समझने की आप कोशिश करिए। आरएसएस का काम करने का तरीका ये है कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जैसे बहुत बार मैं किसी पार्क में, किसी फील्ड में गया हूँ, वहाँ कोई एक आरएसएस के सदस्य आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, 2012 या 11 के आसपास की बात है। एक जगह थी जहाँ पे पार्क में कोई एक आरएसएस के सदस्य आते थे। उम्र उनकी लगभग 53 साल के आसपास होगी, मुझे नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन फेस वाइज उनका स्ट्रक्चर वगैरह सब मुझे प्रॉपर ध्यान आ रहा है। मैं वहाँ पे रनिंग वगैरह करने के लिए या एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए जाता था। वहाँ पे वो क्या करते थे कि लाइक एक झंडा वगैरह कुछ लगाया उन्होंने, और उसके बाद कुछ गेम वगैरह, जैसे अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, गेम्स वगैरह कराना, जो लगभग हर एज के लोग कर सकते हैं। अच्छा भी लगेगा, मनोरंजन भी उनका होगा, और एक कनेक्ट क्रिएट होगा, मतलब एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलेगा हर एज ग्रुप के लोग। तो वो आएंगे, झंडा लगाएंगे, और जो लोग भी आसपास होंगे, 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, जितने लोग जुड़ पाएँ, तो वो एक्टिविटीज़ को करवाएंगे। 1-2 बार उन्होंने मुझे भी बोला, जैसे होता है ना कि हंसमुख तरीके से। आरएसएस में जैसे ये भी है, जो मैं अगर सही बोल पा रहा हूँ, तो हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन जो मुझे अभी ध्यान में आ रहा है कि लगभग नाम लेकर वहाँ बात करते हैं। पहली बात, किसी उम्र के लोग हैं, नाम लेकर बात करेंगे, ठीक है। जी लगाना नहीं मतलब जी लगाना, रिस्पेक्ट से बात करना, ये एक अलग विषय है, वो तो करना ही चाहिए, लेकिन नाम लेकर बात करेंगे। उसके अलावा गेम्स वगैरह जो भी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, तो जैसे क्या हुआ कि उनको मालूम पड़ा कि मैं कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स कर रहा हूँ, जैसे बीसीए वगैरह मैं कर रहा था। अब उनकी रुचि सोचिए, उनका 53 साल एज है, वो कह रहे हैं कि एक काम करोगे, मुझे आप कंप्यूटर सिखा दोगे। मतलब बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं कि अचानक से, जैसे बिल्कुल एक दोस्ती के रूप में, जैसे वो जा रहे हैं अगर साइकिल से, तो उतनी दूर पैदल जाना जहाँ तक मैं पैदल जा रहा हूँ, बात करते जाना, हंसी मजाक करना, सारी चीज़ें बिल्कुल मतलब दिल खोल के बात करना। फिर उनका ऐसे कहना जैसे मतलब वो ना कोई फोर्स कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, मतलब एक सीखने की उनमें खुद को जैसे प्रेरित करता हो, ललक हो, इस तरीके से। अब ये चीज़ें एक जुड़ाव क्रिएट करता है। आरएसएस में ये है कि आरएसएस के आप अगर सदस्य हैं, आपको कोई ब्लड की ज़रूरत है, कहीं भी ज़रूरत है, आपको मिल जाएगा, आरएसएस कहीं से ले सकते हैं। कहीं आप जा रहे हैं, रुकना है आपको, आरएसएस के लोग हैं, उनके कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको मिलेगा पूरा सेवा।
आप समझिए। तो इस तरीके से और इस विचारधारा से आरएसएस काम करती है कि लाइक ये पेड़ लगाना है, ये करना है, इनकी सपोर्ट करना है, इसके लिए खड़ा होना है तो होना है। उनके बहुत सारे ऐसे रूल रेगुलेशन है, आप समझिए। तब जा करके आरएसएस उस लेवल के संगठन को बन पाई है, लोगों को मदद करती है, आरएसएस स्कूल चलाती है। बिल्कुल आरएसएस बहुत सारी, आप समझिए कि वो क्या कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम ये नहीं देखते हैं क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि कहाँ कमियां हमें दिख रही है। कमियां हर जगह हो सकती हैं, हर चीज़ में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर संस्था हर चीज़ 100% सही है। किसी के लिए, अब जैसे मान लीजिए कि रोड के किनारे नाला निकल रहा है, ठीक है, उससे पानी बहेगी, गटर का पानी जाएगा। बिल्कुल। अब जिसके घर है और वो नाला का एक कोई सिंक हल्का सा भी लीक है, खुला हुआ, उसको बदबू जा रहा है, तो उसके लिए वो गलत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। लेकिन हजारों लोगों के लिए सोल्यूशन भी तो मिल रहा है कि पानी बह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस लीकेज को या फिर उस चीज़ को भरा जा सकता है, वो अलग पॉइंट है। लेकिन अच्छाइयों को भी देखिए आप साथ में। तो आरएसएस के लिए उम्मीद करूंगा पब्लिक को, आपने सुना होगा विवेक सर को ध्यान से, तो आरएसएस को कृपया करके गलत तरीके से ना देखें। आरएसएस एक ऐसा संस्था है जो हर जगह अपनी सेवा देता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जैसा। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। तो अपने पॉडकास्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे फिर से दोबारा। राम राम। थैंक यू सो मच।